से पहले हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आपको कोर्स कौन सा है हमारा, उसके सारा मटेरियल कहाँ रखा हुआ है इस ड्राइव के अंदर, और क्या क्या मतलब चैलेंजेस हैं या किस किस तरीके से हमें कोर्स को लेकर चलना है, ये सारी चीज़ें। अब हम पहली जो बात करते हैं वो बेसिकली अपने सर्टिफिकेशन के रोड मैप की बात करते हैं कि बेसिकली हम जो कोर्स पढ़ रहे हैं वो क्या है, उस कोर्स में क्या कंटेंट है, और उसका एग्ज़ाम जो है वो कौन सा है माइक्रोसॉफ्ट का। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी टेक्नोलॉजी आपको पता है वो उसके सर्टिफिकेशंस एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट एग्ज़ाम इज़ लाइक यू आर ऑथेंटिक टू वर्क ऑन दिस टेक्नोलॉजी, या टू कंसल्ट, या कहीं काम करें या कहीं टीच करें, तो उसके लिए ज़रूरी है विद इन क्लाउड या किसी भी टेक्नोलॉजी में कि आप उसके रेगुलर सर्टिफिकेशंस एग्ज़ाम्स देते रहें और वो सर्टिफिकेट लेते रहें। ठीक है, ताकि आप उस फील्ड में जो है वो एज एन ऑथेंटिक या जो भी आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको मैच करें आपकी सर्टिफिकेशंस भी। अच्छा जी, तो मैं सबसे पहले ओपन करता हूँ अपना स्लाइड्स का फ़ोल्डर। इसके अंदर सर्टिफिकेशन रोड मैप का ये फ़ोल्डर है और इसमें कुछ इमेजेस हैं जो मैंने रखे हुए हैं। सबसे पहले ये ओपन कर लेता हूँ। और ये जूम नहीं हो रही, आई थिंक पेज जूम हो गया। बहरहाल इसको अगर आप देखें तो ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं माइक्रोसॉफ्ट की, काफ़ी सारी। ठीक है, इसमें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा साइंटिस्ट, एआई, डेटा इंजीनियर, ये सारी राइट साइड पे जो हैं ये स्पेशलिस्ट कह लें आप, स्पेशलिटी सर्टिफिकेशंस हैं विद इन सर्टेन एरिया। सही है। प्लेटफॉर्म के लिए जो सर्टिफिकेशंस हैं वो आपको यहाँ लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रही हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन एंड दिस वन। पहली ये जो 1, 2 और ये 3, उसमें आप अगर टॉप पर देखें तो माइक्रोसॉफ्ट एजोर फंडामेंटल्स एग्ज़ाम जो कि ऑप्शनल है, यानी ऑप्शनल का मतलब क्या है, किसी भी अगली सर्टिफिकेशन को देने के लिए उसका होना या ना होना ज़रूरी नहीं है 900 का। AZ 900 इसका कोड है। अच्छा, एक फ़र्क ये समझना है आपने कि एग्ज़ाम अलग होता है और सर्टिफिकेट अलग होता है। लाइक एग्ज़ाम इज़ AZ 104 and certificate for this exam is Azure Administrator Associate। सही है, तो ये एग्ज़ाम है। देखा, अब माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी सर्टिफिकेट को अचीव करने के लिए कभी एक एग्ज़ाम आपको देना होता है और कभी कभी 2 एग्ज़ाम भी देने होते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी समझने की चीज़ है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि सर्टिफिकेट और एग्ज़ाम में थोड़ा मिक्स करते हैं, तो उसमें थोड़ा क्लियर नहीं होता। तो एग्ज़ाम इज़ अ कोड, ये एग्ज़ाम देना होगा AZ 104। ये एग्ज़ाम देने के बाद आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो लाइक अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ तो आप देखें यहाँ पर एजोर आर्किटेक्ट की सर्टिफिकेशन को लेने के लिए एक ऑप्शनल है AZ 9 और AZ 303 और 304, ये 2 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये 2 एग्ज़ाम आप देंगे तब आपको ये सर्टिफिकेशन मिलेगी। AZ 104 के लिए एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एक ही एग्ज़ाम है। ठीक है, डेवलपर के लिए एक ही एग्ज़ाम है 204। और फिर आपने अगर एजोर डेवऑप्स, ये भी एक लीडिंग टेक्नोलॉजी है, बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ होने वाली, सही है, इसका एग्ज़ाम का कोड है AZ 400। तो इसको देने के लिए आपके पास या तो 104 होना चाहिए या फिर 204 होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होगा तो आप डेवऑप्स का एग्ज़ाम दे सकेंगे। ये सिर्फ एक ही ऐसा एग्ज़ाम है जिसके लिए प्रीवियस सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है इस सर्टिफिकेट के लिए। बाकी सिक्योरिटी भी स्टैंड अलोन है, आप 500 का एग्ज़ाम कभी भी दे सकते हैं, 900 ऑप्शनल है। ठीक है, 900 जो है वो एजोर फंडामेंटल्स है, ये बिल्कुल ही बेसिक, जो लोग बिल्कुल न्यू हैं एग्ज़ाम के लिए और सॉरी क्लाउड पे, वो इसको पढ़ सकते हैं और इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये एक पहला स्टेप है एजोर की तरफ। ठीक है, तो पहला स्टेप मीन्स इसमें सारी, मैं अभी आपको उसका कोर्स कंटेंट भी दिखाता हूँ कि वो क्या है। तो यहाँ तक होपफुली अंडरस्टूड है यहाँ तक।
कोई क्वेश्चन हो तो आप पोस्ट कर सकते हैं चैट में। अच्छा, माइक पे क्वेश्चंस के लिए मैं जो है वो लास्ट में हम थोड़े से तकरीबन 10 मिनट या 15 मिनट रखेंगे, उसमें सब लोग जो माइक पे क्वेश्चन करना चाहते हैं सो इट विल अलाउ क्लास के बाद। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप नोट करते जाएं साथ साथ, ताकि वो आप इन दी एंड जो है वो पूछ सकें। एज्योर की नेटवर्किंग के लिए कोई एडवांस नेटवर्किंग के लिए कोई स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेशन नहीं है। जितनी भी नेटवर्किंग है वो इंक्लूड हो जाती है आर्किटेक्ट के कोर्स के अंदर। AZ104 इज़ नॉट। मैं अगर दोबारा आपको दिखाऊं, आर्किटेक्ट के कोर्स के लिए AZ303 और 304 चाहिए आपको। AZ104 एक मैं ये नहीं कहूँगा आप स्टैंड अलोन सर्टिफिकेशन है, नहीं। हाँ, आप इसको अभी आज दे सकते हैं, ठीक है। आर्किटेक्ट के लिए आपको 303 और 304 दोनों देने पड़ेंगे, फिर आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी। और एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आप AZ104 अभी दे दें, आज दे दें, तो आपको वो सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। डेवऑप्स के लिए आपके पास 104 या 204 पास होना चाहिए, और डेवलपर और एडमिनिस्ट्रेटर में से एक सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा कंटेंट की अगर बात करें, या आपको मैं दिखा देता हूँ कि 900 जो है ये क्या है बेसिकली। तो इसके कुछ 4 मॉड्यूल्स हैं, सही है। अब 900 में हम जो बात करेंगे, मतलब हम पूरा कोर्स नहीं करते, लेकिन हम इन चारों मॉड्यूल्स में से काफ़ी बात देखें। कोर सर्विसेज तो आपकी पूरी की पूरी AZ104 में कवर हो जाएंगी। क्लाउड कॉन्सेप्ट्स आपके कुछ बेसिक्स हम आज ही कर लेंगे, वो हो जाएंगे। बाकी ये पार्ट हम नहीं करते, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, कंप्लायंस एंड ट्रस्ट। इसमें जितने भी ग्लोबल सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स हैं उनके बारे में बताते हैं, ठीक है, जो क्लाउड के लिए ज़रूरी हैं। तो वो आप इस कोर्स की बुक से उससे हेल्प ले सकते हैं, स्लाइड से या बुक से। बाकी प्राइसिंग एंड सपोर्ट ये हमारा ये भी 104 में कवर हो जाता है, जो जो चीज़ें प्राइस से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 104। 104 की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा मेन कोर कोर्स है, आप कह लें, ठीक है। इसके अंदर हम 5 मॉड्यूल्स में इसको कवर करते हैं, जिसमें इंक्लूडेड है मैनेजमेंट या गवर्नेंस कि कंट्रोल कैसे करना है, मैनेजमेंट कैसे करनी है। सेकंड, कंप्यूट, नेटवर्किंग और स्टोरेज। ये 3 सर्विसेज हैं जो किसी भी आईटी सिस्टम में कॉमन होती हैं, क्लाउड में भी कॉमन है। यानी आपका एक कंप्यूटर है, या फॉर एग्जांपल आपका एक सेल फ़ोन आपके हाथ में, उसमें 3 ही चीज़ें आप देखते हैं, ठीक है। आप उसकी कंप्यूट, जब आप सेल फ़ोन लेने जाते हैं आप कंप्यूट पावर देखते हैं, सही है, कि उसकी रैम कितनी है, सही है, और प्रोसेसर क्या है। आप उसका, या कोई भी कंप्यूटर लैपटॉप ले जाएं, आप उसकी स्टोरेज देखते हैं कि कितनी है, मैं कितनी चीज़ें उसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ। और आप ये देखते हैं कि वो नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये 3 चीज़ें किसी भी आईटी सिस्टम की कोर चीज़ें हैं, और ये किसी भी क्लाउड सिस्टम की जो भी कोर ही हैं। ऑब्वियसली क्लाउड इज़ एन आईटी सिस्टम। बाकी फाइनली आप मॉनिटर एंड बैकअप, एजोर और बाकी आइडेंटिटीज़ के ऊपर भी बात करेंगे, वो इसी के अंदर कवर हो जाता है। तो ये इसका कोर जो है वो सर्विसेज हैं जो हम कवर करेंगे इस कोर्स में, ठीक है। बाकी 500 की अगर बात करें तो 500 में मेरे पास आइडेंटिटी एंड एक्सेस ओवरलैप करता है पूरा AZ104 के साथ। कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं 3-4, वो हम कर लेंगे, तो हमारा ये मॉड्यूल कवर हो जाएगा। प्लेटफॉर्म प्रोटेक्शन में नेटवर्क सिक्योरिटी और स्टोरेज, नेटवर्क, कंप्यूट और स्टोरेज की जो मैंने अभी बात की, उनसे रिलेटेड जितनी भी सिक्योरिटी के टॉपिक्स हैं वो मैं साथ साथ ही करवा दूंगा, और ये मॉड्यूल भी कवर हो जाएगा, मैं साथ साथ मेंशन करता जाऊंगा। फिर सिक्योरिटी ऑपरेशंस में मॉनिटरिंग है ज़्यादातर, और डेटा एंड एप्लीकेशंस में ये 2 का कुछ पार्ट है जो हम कोर्स के एंड में करेंगे कवर, तो वो कोर्स आउटलाइन भी हमारी वहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, फाइनल लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ आर्किटेक्ट का। आप देख सकते हैं कि ये मॉड्यूल, तो आप इससे भी देख सकते हैं कि इसकी कोर्स आउटलाइन क्या है। और 303 में इतना बता सकता हूँ कि 204, 104 और 500 का मर जाइए। वो 3 कोर्स किसी ने कर लिए तो वो 303 एग्ज़ाम दे सकता है, और 304 इज़ कोर डिज़ाइन, उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट किया, और कुछ
हमने लास्ट वीडियो तक हमने बात की कि हमारे जो सर्टिफिकेशन रोड मैप है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सही है। और कुछ हमने और डिस्कस किया कि हाँ कितना हमारा कोर्सेज जो हैं वो ओवरलैप करते हैं। तो हमने ये देखा कि AZ 104, 204 एंड 500 इज़ बेसिकली इनकी तीनों की कोर्स आउटलाइन जो है वो 303 के इक्वल है, सही है। तो अगर आप इनकी तैयारी आप आर्किटेक्ट का एग्ज़ाम आसानी से दे सकते हैं। लेकिन 104 इज़ एसेंशियल, ठीक है। 104 जो है वो आप पहले लाजमी करें। इसमें काफ़ी सारा पार्ट हम 303 में भी हम देख लेते हैं, वो सर्विसेज भी जो इंक्लूडेड नहीं है कोर्स आउटलाइन में लेकिन इंटरेस्टिंग है और ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं, उनको हम देखते हैं लाजमी, सही। और फिर फाइनली डिज़ाइन का कोर्स करके आप तो एजोर के अंदर ही अगर आपका डोमेन है तो आप जितनी ज़्यादा सर्टिफिकेशन दें उतना अच्छा है। लेकिन ये इट ऑल्सो नोन्स है रोल बेस्ड सर्टिफिकेशन। तो अगर कोई कंफ्यूज है, कोई सारी सर्टिफिकेशन नहीं देना चाहता, तो वो देखे कि उसका रोल क्या है, क्या वो एडमिन है या वो डेवलपर है या वो आर्किटेक्ट है, जो भी उसका रोल है, या वो डेवऑप्स इंजीनियर है। तो वो जो भी उसका रोल ऑर्गेनाइजेशन में या एज अ फ्रीलांसर है वो वाली सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम दे ले और काम तो ऑलरेडी उस पर कर रहा होगा जो भी होगा। अब नेक्स्ट जो है हम आगे बढ़ते हैं और मैं फंडामेंटल्स की स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। इसमें बेसिकली एजोर की कोर सर्विसेज और पहले क्या बेनिफिट्स हैं, कोर क्लाउड के क्या बेनिफिट्स हैं, इस तरह की चीज़ें। तो पहली स्लाइड आप देख रहे हैं कि वाई क्लाउड, बेसिकली क्लाउड क्यों, सही है, ज़रूरत क्यों है, क्यों पेश आई और किस वजह से। तो ऑन प्रेमिसेस के कुछ ड्रॉबैक्स की वजह से, सही है, क्लाउड टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई और बहुत ज़्यादा अडॉप्ट भी होने लगी और स्टिल अब बहुत ज़्यादा इसका जो है वो स्केल बढ़ता जा रहा है। तो उसके रीजंस क्या हैं कि लैक ऑफ स्केलेबिलिटी, टू एक्सपेंसिव, सिक्योरिटी रिस्क, स्टाफिंग रिक्वायरमेंट। लैक ऑफ स्केलेबिलिटी, आप क्या करते हैं जी, आपके पास एप्लीकेशंस हैं, आप डेवलप कर रहे हैं, सही है। ज़्यादातर बिजनेसेस क्या काम कर, सर्विसेज दे रहे हैं ना, वो सर्विसेज किसके थ्रू दे रहे हैं आजकल, आपकी एप्लीकेशंस होती हैं, सही है। वो सारी जो हैं वो एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, वो बिजनेसेस चल रहे हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशन हैं, बिजनेसेस चल रहे हैं। लेकिन बैक एंड पे वो सारी एप्लीकेशंस कहाँ चल रही हैं, वो किसी न किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे चल रही होती हैं। आपके पास, आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की आपकी अचानक रिक्वायरमेंट है, उसको आपको स्केल करना है, बढ़ाना है, तो वो ऑन प्रेमिसेस में बहुत डिफ़िकल्ट है। आपको नए सर्वर ख़रीदने पड़ेंगे, नया स्टाफ रखना पड़ेगा, नया हार्डवेयर उसके साथ एसोसिएट करना पड़ेगा, पावर, नेटवर्किंग, कूलिंग, ईच एंड एवरीथिंग, सही है। तो वो स्केलेबिलिटी आसान नहीं होती। ऑन दी अदर हैंड क्लाउड पे क्या है, आपकी एक चली हुई एप्लीकेशन है, आपके पास और रिक्वायरमेंट आई, विद इन मैटर ऑफ लाइक स्मॉल टाइम आप जो है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केल कर देते हैं। और स्केल छोटा भी नहीं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट आप उस हद तक उसको स्केल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत लाइक आप कह लें एडवांटेज है, सही है। तो अगर आप ऊपर ये स्केलेबिलिटी देख रहे हैं, आप नीचे यही देख लें कि उसी का एडवांटेज भी उन्होंने बताया। ये काम ऑन प्रेमिसेस में पॉसिबल नहीं था। सेकेंडली, टू एक्सपेंसिव, जाहिर है सर्वर की कॉस्ट, ठीक है। फिर आपको 2 सर्वर्स बनाने हैं, 3 सर्वर्स फॉर एग्जांपल ज़्यादा करने हैं। तो अब सर्वर जब आप ख़रीदते हैं तो ये हार्डवेयर परचेजिंग है आपकी, वो आप 1 साल 2 साल इससे कम के टाइम के लिए नहीं ख़रीदते। इट्स लॉन्ग टर्म सर्वर हार्डवेयर, फिर उसका लाइसेंस, सही है, और फिर उसका सेटअप, फिर उसका बैकअप, ईच एंड एवरीथिंग। ऑन दी अदर हैंड क्लाउड पे जब आप ये काम कर रहे हैं, सही है, तो वो बहुत चीपर है। चीपर इन द सेंस, एक है आपने सेकंड की ज़रूरत पड़ी, आपने सेकंड जनरेट कर लिया, सही है। और उसमें चीपर इस लिहाज से होता है कि वो पे एज यू गो पे काम करता है, यानी जितनी देर आप उसको यूज़ करते हैं उतनी देर ही वो चार्ज होता है, सही है। वो कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर लिया हुआ सर्वर नहीं है, वो जो शॉर्ट टर्म है बिल्कुल, या बिल्कुल जितने यूज़ के लिए है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिनेरियो आता है कि आपकी एक एप्लीकेशन, आपको उसको टेस्ट करना है। अब आपको नहीं पता वो टेस्ट सक्सेसफुल होता है या नहीं होता, तो अब आप उसके लिए लाखों का एक सर्वर ख़रीदेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, वो टेस्ट नहीं हुआ तो अब आप उस सर्वर का क्या करेंगे, कॉस्ट बढ़ गई आपको। ऑन दी अदर हैंड जब आप क्लाउड पे ये काम करते हैं तो आप विद इन मिनट्स दूसरा सर्वर बनाया, टेस्ट किया, सक्सेसफुल नहीं हुआ, आपने रिमूव कर दिया, जितने 1-2 घंटे वो सर्वर चला आपको वही चार्ज हुआ बस। तो
बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी है। अच्छा जी, टू सिक्योरिटी रिस्क क्या है? साइबर अटैकिंग या इस तरह की चीज़ें तो होती हैं, वो क्लाउड में भी होती हैं, तो क्लाउड में उसके फीचर्स हैं जो आप इनेबल करते हैं, सही है, स्केलेबल फीचर्स या फ्लेक्सिबल फीचर्स हैं आप उसमें इनेबल करते हैं। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल जो कोई डिज़ास्टर हो जाता है, जहाँ पर आपका सर्वर है, अक्सर हम सुनते हैं डेटा सेंटर्स में आग लग जाती है, सही है, कूलिंग की वजह से या हीट अप की होने की वजह से, कोई फिज़िकल ब्रेकेज हो गया रनिंग प्रोडक्शन के सर्वर पे, कुछ भी हो सकता है XYZ। तो ये काफ़ी रिस्क हैं जो आपके यहाँ पर नहीं होते, क्लाउड में नहीं होते। क्यों? क्योंकि क्लाउड एक मैनेज सर्विस है, सही है। क्लाउड का बेसिक जो डेफिनेशन ये है कि एक कंप्यूटर आप अपना यूज़ कर रहे हैं, सही है, और अगर मैं एक कंप्यूटर अपना आपको थ्रू नेटवर्क कनेक्टिविटी दे रहा हूँ तो वो क्लाउड कंप्यूटर है, सही है। यानी मैं एक अलग सिटी में हूँ, मैं ये सर्विस देता हूँ कि हाँ अगर कोई अपना कंप्यूटर ले रहा है लैपटॉप और इस फीलिंग कि हाँ यार मेरा लैपटॉप टूट जाएगा, मैं यूज़ नहीं कर सकता या इस तरह, मैं बोलता हूँ नहीं आप ओवर द इंटरनेट मेरा कंप्यूटर कनेक्ट कर लें, या आपके पास इतनी ज़्यादा रैम या डिस्क नहीं है तो मेरे पास ज़्यादा है, आप कनेक्ट कर लें ओवर द इंटरनेट, तो दिस इज़ अ क्लाउड कंप्यूटर, सही है। तो इस वजह से उसकी जो सिक्योरिटी रिस्क हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि जब क्लाउड जो है वो वेंडर के पास होता है, सर्विस प्रोवाइडर के पास होता है, तो उसकी सिक्योरिटी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स के अंदर हाईली सेफ़र, सही है, और सिक्योरिटी वाइज बिल्कुल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स का एक्सेस होता है सर्वर्स तक, और बहुत ही एहतियात से रखे हुए सर्वर्स, उनके डैमेज का बिल्कुल ही मिनिमम चांस होता है, और फिर रिडंडेंसी देते हैं आपको बैकएंड पे, ठीक है, कि अगर डाउन हो भी जाए तो वो मल्टीपल जगहों पे उसकी कॉपीज़ होती हैं या वो रखा हुआ होता है। बाकी इसके अलावा आपकी स्टाफिंग रिक्वायरमेंट होती है ऑन प्रेमिसेस में, तो आपका एक अगर डेटा सेंटर चल रहा है उसको मैनेज करने के लिए 3-4 लोग चाहिए, सही है। लेकिन अगर आप जो हैं वो क्लाउड पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रखते हैं तो लिटरली 1 या 2 बंदे चाहिए जो कि आपके एजोर एडमिन होंगे, आपकी या मेरी तरह के, जो कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर रहे होंगे, बस। इसके अलावा आपकी स्टाफ रिक्वायरमेंट ये भी कम हो जाती है। बाकी क्लाउड इज़न्ट जस्ट ए स्टोरेज, इट्स अ बिजनेस टूल, ठीक है। ये सिर्फ स्टोरेज नहीं है, मैंने आपको बताया इसमें डेवऑप्स की और पैस की, प्लेटफॉर्म की बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि आपके बिज़नेस को सपोर्ट करती हैं टू ग्रो फास्ट एंड रैपिड चेंजेस। तो यहाँ तक हमने बात की कि हाँ जी क्यों है क्लाउड। अब की कुछ क्वेश्चंस के आंसर कर देते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ बेनिफिट्स और कंसिडरेशंस हैं ये देखते हैं। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट की है। लास्ट वीडियो में बात की है कि जी बेसिकली क्लाउड हम क्यों यूज़ करते हैं, उसी के लिए कुछ और बेनिफिट्स कंसिडरेशन है कुछ हम बात कर चुके हैं, और कुछ जो हैं वो मज़ीद 2-3 स्लाइड्स हैं, ठीक है। तो हाई अवेलेबिलिटी पहला पॉइंट है। हाई अवेलेबिलिटी क्या है कि नॉर्मली ऑन प्रेम में आपको पता है कि मुश्किल होता है, ठीक है, लोड बैलेंसिंग करना। यूजली हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा सर्वर्स हम नहीं बना सकते, ठीक है। एक लोड बैलेंसर होता भी है तो उसके बैक एंड पे 2 ही सर्वर्स होंगे मैक्सिमम, या 2 होंगे 3 होंगे इस तरह। लेकिन क्लाउड में यही बेनिफिट है कि आप ये लोड बैलेंसर के साथ ना बहुत सारी मतलब रेंज है, मोर देन आप 100 से भी ऊपर सर्वर्स की जो है वो लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं, ऑप्शन होते हैं उसके पास। फिर उसमें तरह तरह के लोड बैलेंसर मौजूद हैं जो कि एप्लीकेशन लेयर के लिए अलग हैं, सही है, जो कि HTTPS एप्लीकेशंस के लिए होते हैं। स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर अलग होते हैं, सही है। हाई अवेलेबिलिटी होती क्या है कि आपको आपकी एप्लीकेशन का आप कह लें कि डिपेंड नहीं करना है कि एक ही मशीन पे चल रही हो, सही है। जैसे वो डाउन हो गई तो क्या होगा, सही। तो प्रोडक्शन वर्कलोड्स यूजली आप देखेंगे तो वो हाईली अवेलेबल होते हैं, यानी एक लोड बैलेंसर होता है जिस पे रिक्वेस्ट आ रही होती है और उसके बैक एंड पे मल्टीपल सर्वर्स होते हैं उसी सेम एप्लीकेशन के, तो वो हाई अवेल। तो उसमें से अगर एक का कुछ मसला हो भी जाए, यूजली हो जाते हैं क्योंकि बैक एंड पे तो हार्डवेयर ही है, और कभी कोई मशीन में किसी में इशू आ गया, या अक्सर क्लाउड प्रोवाइडर्स के रीजन भी डाउन हो जाते हैं, या वो कोई मेंटेनेंस कर रहे होते हैं तब भी मसला आ जाता है, अपडेट्स कर रहे होते हैं तो उनके इश्यूज़ भी आते हैं।
तो उनके फिक्स करने तक आपकी एप्लीकेशन डाउन हो जाएगी अगर वो एक ही उस पर चलेगी मशीन पर। तो इसलिए प्रोडक्शन के वर्कलोड्स यूजली हाई अवेलेबिलिटी में रखे जाते हैं और उसके लिए मल्टीपल लोड बैलेंसर्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। हम सारे लोड बैलेंसर्स पढ़ेंगे लाइक एप्लीकेशन, सारे तो नहीं, 3-4 हैं जो हम पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कौन कौन से हैं और कैसे काम करते हैं। स्केलेबिलिटी, मैंने आपको बताया कि स्केलिंग इज़ अ वेरी वेरी यूज़फुल टूल इन क्लाउड। सही है। स्केलिंग क्या होती है कि आपकी रिसोर्सेज जो करंट हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं किसी भी सर्वर की या कंप्यूटर की, वो इनफ नहीं है आपके लोड को हैंडल करने के लिए। तो आप क्या करते हैं, आप उसको बढ़ाते हैं। अब बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो आप एग्जिस्टिंग सर्वर की रिसोर्सेज बढ़ा दें, जैसे मेरा लैपटॉप है वो 4 GB पे काम कर रहा है और 2 कोर का प्रोसेसर है। अब वो काम सही नहीं कर रहा तो मैं क्या करूँगा, मैं उसकी 8 GB कर दूँगा और 4 कोर कर दूँगा, इस तरह कर प्रोसेसर को। तो ठीक है, वो स्केल कर दिया मैंने, स्केल अप कर दिया उसको। सही है। और उससे फ़ायदा क्या हुआ कि अब मेरी एफिशिएंसी बढ़ गई है। ऑन दी अदर हैंड इसको मैं कहूँगा कि ये मैंने वर्टिकल स्केलिंग की है, ये लॉन्ग टर्म होगी। क्यों? क्योंकि अब मेरा लैपटॉप अब लॉन्ग टर्म इसी रिसोर्सेज के ऊपर काम करेगा, कभी मसला नहीं आएगा मुझे। सही है। ऑन दी अदर हैंड एक होती है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। उसमें क्या होता है कि मैं एक सर्वर पे काम कर रहा हूँ, इट्स नॉट इनफ स्पेस या कुछ मसला है या नॉट इनफ मेमोरी, तो मैं एक और सर्वर उसके साथ यूज़ कर लूँगा ताकि वो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करके मेरा काम चल जाए। लेकिन ये सिर्फ मुझे थोड़ी देर के लिए चाहिए, जब तक मैं लोड दे रहा हूँ अपनी एप्लीकेशन। लोड ख़त्म हो गया, अब वही पुराना रिसोर्सेज काम आएंगी, तो मैं उस मशीन को हटा दूँगा। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का क्लाउड के अंदर, कि जब आपको एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं आप एग्जिस्टिंग के भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल ज़्यादा यूज़ होती है। क्यों? क्योंकि आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि मेरी एक वेब एप्लीकेशन है, वो चलती है, उस पर रोज़ाना तकरीबन 100 लोग आते हैं। एक महीने में एक दिन ऐसा है, कोई इवेंट मैंने पब्लिश किया या कुछ किया वेबसाइट पे, तो उस पर तकरीबन 200 लोग आने लगे। तो अब मुझे डबल रिसोर्सेज चाहिए ना, तो सिर्फ उस दिन के लिए मैं एक ऐड कर दूंगा इंस्टेंस उसके साथ। ये ऑटो स्केलिंग भी हो सकती है, मैनुअली भी ऐड कर सकता हूँ मैं, लेकिन ये लोड बैलेंसर के साथ ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि 2 मशीनें एक जैसी हैं, तो उनके फ्रंट पे लोड बैलेंसर ही होता है जो बैक पे उनको रिक्वेस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। लेकिन अब बैक पे 2 इंस्टेंस आ गई। सही है। अब वो उस दिन का मेरा इवेंट ख़त्म हुआ, अब मैं उस मशीन को डाउन कर दूंगा, तो मैंने सिर्फ उस दिन सेकंड मशीन की कॉस्ट बेयर की, बाकी टाइम नहीं की। तो इसके लिए एज़ोर में सर्विसेज अवेलेबल हैं। पैस सर्विसेज के अंदर भी ऑटो स्केलिंग ऑटो होती है, और IaaS के अंदर वर्चुअल मशीन स्केल सेट होता है। IaaS और पैस अगर कोई कंफ्यूज है इन टर्म से तो प्लीज़ बेयर, क्योंकि आगे जाके उनके बारे में भी हम थोड़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे। अच्छा जी, इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी है ऑटो स्केलिंग, यानी यही काम जो मैंने आपको स्केलिंग का बताया, अगर मैं इसको ऑटो सेट कर दूं, जैसे ज़रूरत पड़े तो स्केल हो जाए, रिसोर्सेज ऐड हो जाए। सही है। और जब ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो फिर डाउन हो जाए। तो ये क्या होता है, इससे आप प्रोविजनिंग जो है आपकी वो ओवर या अंडर नहीं होती, फ़ायदा होता है आपको। ओवर प्रोविजनिंग क्या है कि यार मुझे तो चाहिए थे एक मशीन और मैं 2 चला रहा हूँ, तो एक की मैं वर्चुअल मशीन स्केल सेट, VMSS इज़ नोन एज वर्चुअल मशीन स्केल सेट, ये एज़ोर की एक सर्विस है स्केलिंग की। सही है। और इसी के अंदर अब मैंने अगर स्केल सेट बनाया है 3 मशीन से और रिक्वायर्ड 1 है, तो ये ओवर प्रोविजनिंग है। और अगर 1 बनाई है और 2 रिक्वायर्ड हैं, तो ये अंडर प्रोविजनिंग है। सही है। तो ऑटो स्केलिंग क्या करती है, उसको चेक करती है, बाज़ औक़ात वो मैट्रिक्स से चेक करती है कि हाँ CPU की परसेंटेज 80% हो जाए। जब वेबसाइट की सर्वर के ऊपर लोड आएगा तो CPU प्रोसेसिंग बढ़ेगी ना, जब वो बढ़ेगी तो मशीन खुद ब खुद स्केलिंग कर लेगी, एक और मशीन बन जाएगी साथ। ठीक है। तो इसके लिए सॉल्यूशन अवेलेबल है, यही वर्चुअल मशीन स्केल सेट का, और पैस के लिए भी ऑटो स्केलिंग का फीचर इनेबल होता है। बाकी आप आ जाएँ एजिलिटी इज़ प्रोविजन, री-प्रोविजन, कॉस्ट एडवांटेजेस, फास्टर विद इन 24 आवर्स, रियल टाइम प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशंस। एजिलिटी क्या है कि आप इतना जल्दी काम करते हैं क्लाउड में कि
देखिए हम पहले भी इस बेनिफिट पे बात कर चुके हैं कि आपने अभी सोचा कि मैंने टेस्टिंग करनी है, आपने नेक्स्ट आवर में मशीन बनाई, उससे नेक्स्ट आवर में आपने टेस्टिंग की, उससे नेक्स्ट आवर में वेरिफिकेशन करके उसको रिमूव भी कर दिया, तो उसका कॉस्ट एडवांटेज कितना ज़्यादा होगा आपको। सही है, आपका काम भी हो गया और वे 4 आवर्स की आपने कॉस्ट की, ठीक है, और विद इन फ्यू आवर्स आपने अपना सारा काम कर लिया, तो ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। सही है। फॉल्ट टॉलरेंस की बात कर लें तो बैक एंड के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट या कोई भी प्रोवाइडर आपकी डेटा की कॉपीज़ बना रहा होता है अगर आप उसको सेट करें। तो अगर आपने 2 मशीन्स बनाई हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी एक एप्लीकेशन, आप कहें कि यार मेरी एक एप्लीकेशन है, ये हमने लोड बैलेंसर की बात की, तो वो लोड बैलेंसर भी क्लाउड में चल रहा है, वो दोनों मशीनें भी क्लाउड में चल रही हैं। ये तो ठीक है कि एक डाउन, लेकिन अगर दोनों डाउन हो गई तो भाई बैक एंड पे कहीं ना कहीं किसी रैक में दोनों मशीन्स हैं, अगर वो रैक ही डाउन हो गया तो मसला हो जाएगा ना। तो वहाँ पे फॉल्ट टॉलरेंस भी होती है क्लाउड प्रोवाइडर्स के पास। उसमें क्या होता है कि अगर आपने एक ही एप्लीकेशन की 2 मशीनें बनाई हैं तो वो उसको एक ही रैक में नहीं रखेंगे या एक ही पावर स्विच के साथ नहीं रखेंगे कि अगर पावर स्विच ख़राब हो गया तो दोनों मशीनें बंद हो जाएं। नहीं, एक को किसी अलग जगह रखेंगे, एक को अलग। और इसी तरह ऐसी जगह भी नहीं रखेंगे जहाँ माइक्रोसॉफ्ट अपडेट्स पुश करता है एक साथ, तो अलग रखेंगे जहाँ अलग अलग अपडेट्स पुश हो रही होती हैं, ठीक है ना। तो उसको अवेलेबिलिटी सेट्स कहा जाता है, वो लॉजिकल ग्रुपिंग होती है, ठीक है। उसमें शेयर्ड हार्डवेयर रिसोर्सेज नहीं होते, अलग होते हैं। बाकी डिज़ास्टर रिकवरी है कि अगर खुदा ना खास्ता आपका डाउन हो जाता है डेटा सेंटर या रीजन, तो उसके लिए अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं, उसकी भी बात करेंगे आगे जाके। वो जोन क्या होता है कि हर रीजन को, रीजन भी और जोन भी बात करेंगे। ये जो डेटा सेंटर होते हैं ये किसी रीजन में होते हैं और ये इन्होंने डिफ़ाइन किए हुए होते हैं जोग्राफिकली, तो उनको फिर इन्होंने हर रीजन को 3 जोन्स में डिवाइड किया होता है, जिसमें हर जोन का पावर और डिस्टेंस इतना होता है कि हाँ एक दूसरे से एक साथ मुतासिर ना हो, अगर एक डाउन हो गया तो दूसरा ना हो उससे। सही है ना। तो उसके लिए वो बनाते हैं, उसके लिए फिर इन्होंने एजोर साइट रिकवरी की एक सर्विस भी रखी है कि आप अपनी जो वर्कलोड्स हैं उनका आप साइट रिकवरी करें, ठीक है, उनको रेप्लिकेट करें एक और साइट पे, और जब भी खुदा ना खास्ता कोई डिज़ास्टर होता है माइक्रोसॉफ्ट के बैकएंड पे तो आप उसको फेल ओवर कर लें। सही है, ताकि आपकी बिज़नेस कंटिन्यूटी रहे। तो डीआर और बीसीपी, बिज़नेस कंटिन्यूटी प्रोसेस, डीआर का कॉन्सेप्ट यहाँ लाए होता है। बाकी लास्ट इसमें जो पॉइंट है वो है कैपिटल एक्सपेंस एंड ऑपरेशनल एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंस इज़ लॉन्ग टर्म एक्सपेंस, जैसे हमने ऑन प्रेमिसेस सर्वर की बात की कि हम पहले से ही लेते हैं 3-3 साल के लाइसेंस और सर्वर हार्डवेयर, ये लॉन्ग टर्म। और ऑपरेशनल एक्सपेंस है कि डेली, यानी सिर्फ जो मेरे करंट ऑपरेशंस के लिए, यानी कोई डेव के लिए किया मैंने, सही है, या प्रॉड के लिए, कोई टेस्टिंग के लिए काम किया, तो विच इज़ माई ऑपरेशनल एक्सपेंस। तो क्लाउड जो है वो आपके कैपिटल एक्सपेंसेस को बिल्कुल मिनिमाइज़ कर देता है और सिर्फ आपके जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं वो होते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको कॉस्ट सेविंग भी मिलती है उसके अंदर। तो यहाँ तक अब क्वेश्चंस ले। और जी नेक्स्ट वीडियो मैंने स्टार्ट किया, लास्ट वीडियो तक हम बात कर चुके हैं कि बेसिकली क्या बेनिफिट्स एंड कंसिडरेशंस हैं क्लाउड की। अभी तक हम जितनी भी बात कर रहे थे वो जनरल क्लाउड की कर रहे थे, ठीक है। उसमें मैं ये नहीं कह रहा था कि ये एजोर की बात हो रही है, नहीं, वो बात हो रही थी जनरल क्लाउड की, जिसमें सारे प्रोवाइडर्स इंक्लूडेड हैं। वेरियस प्रोवाइडर्स हैं इस वक्त ग्लोबली, उसमें लीडिंग जो है AWS, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एजर, GCP गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, अलीबाबा क्लाउड, ओरेकल क्लाउड, ठीक है, डिफरेंट हैं। और भी कुछ फिर छोटे लेवल के आप कह लें उसकी, ये मेजर हैं बिग फिशेस। और इसमें अगर आप देखें तो मार्केट शेयर्स हैं कंपैरेटिवली आप जाएं तो इस वक्त लीड करता है अमेज़ॉन, बीइंग द रीज़न इज़ मोर मैच्योर, बड़ा है सबसे, ठीक है। तो इस वजह से लाइक 2006 में शुरू हुआ है अमेज़ॉन, और देन 2010 से माइक्रोसॉफ्ट एजोर आने लगा। अच्छा, मार्केट शेयर की बात करें तो अमेज़ॉन लीड कर रहा है, फिर माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट है जो इस वक्त इज़ लाइक रैपिडली इंक्रीजिंग, बहुत ज़्यादा लोग इसकी तरफ जा रहे हैं। रीज़न बीइंग लाइक बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। देखें मेनली जो चीज़ें होती हैं वो है IS, लाइक VM बनाना, तो वो VM का जो मैं कहता हूँ कि ज़्यादा बेटर सॉल्यूशंस जो कि देखे गए हैं या माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत इम्प्रूव किया है, ठीक है। पहले तकरीबन 10-15 मिनट लगते थे एक मशीन बनने में सिर्फ,
नाउ इट बीन रिड्यूस टू लाइक 2-3 मिनट्स। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पास्ट फ्यू ईयर्स में। तो वो भी लाइक मैच्योर हो रहा है उसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड भी। अच्छा, मेन क्या फ़र्क है कि यार एजोर को हम दूसरे क्लाउड से कंपेयर करें, क्या रीज़न्स हैं ऐसे। IaaS की अगर मैं बात करूं, VMs की, IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, आगे अगले हम देखेंगे वो क्या होती है। तो वो अमेज़ॉन में बहुत ज़्यादा है, अमेज़ॉन में लिनक्स की बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव सपोर्ट है। माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म है, विंडोज़ की एक्सटेंसिव सपोर्ट है ज़्यादा, सही है, लिनक्स की इतनी ज़्यादा नहीं है। तो काफ़ी सारी चीज़ों में AWS को ज़ाहिर है एक अपर हैंड मिलता है, बीइंग ओल्डर, नंबर ऑफ सर्विसेज 200 से ज़्यादा है। माइक्रोसॉफ्ट में आई थिंक लाइक 160-70 इतनी है, कम है इसमें। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें माइक्रोसॉफ्ट जो है फ्रंट एंड पे आप कह लें या फ्रंट फुट पे चल रहा है उसके ऊपर, वो मैंने इधर कलेक्ट करने की कोशिश की। पैस कैपेबिलिटीज़, ये मैंने रिसेंटली जहाँ भी 2-3 जगह काम किया, सुना भी। पिछली मेरी जो कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी थी, उनकी सारी VMs जो थी वो AWS पे चल रही थी। उसका रीज़न मैंने आपको बताया, क्यों, क्योंकि ज़्यादा इट्स लाइक मोर मेच्योर, लाइक 2 मिनट में मशीन बन जाती है AWS में। और लिनक्स की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, अक्सर VMs आपको पता है लिनक्स वगैरह की होती हैं इस तरह इन्वायरमेंट्स में। और जितना भी पैस था ना, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या है कि आपकी एक कोड है आपका, सही है, वो कोड किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर बना हुआ है, प्लेटफॉर्म लाइक .NET पे बना हुआ है, पाइथन पे बना हुआ है, किसी भी, और वो आपने उठाया और एजोर पे एक रेडी इन्वायरमेंट पे चला दिया। कोई VM नहीं होती उसकी, उसको सर्वरलेस भी कह सकते हैं आप, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस भी कह सकते हैं। यानी माइक्रोसॉफ्ट आपको एक रनिंग इन्वायरमेंट देता है, आपको सिर्फ कहता है कि आप सिर्फ अपना कोड दो, उस पर काम करो, बाकी VM की टेंशन भी छोड़ दो। हार्डवेयर की तो पहले ही छोड़ी हुई है क्लाउड की वजह से। अब उसने कहा कि जो VM भी बनाते हो ना, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो, फिर उस ऑपरेटिंग सिस्टम में फ्रेमवर्क इंस्टॉल करते हो, फिर लाइब्रेरीज इंस्टॉल करते हो, ये भी छोड़ दो, ये भी मैं आपको रेडी दूंगा और आप अपना कोड चलाओ बस उसके ऊपर। इसको प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस कहा जाता है। ये एजोर के अंदर बहुत ज़्यादा आप कह लें कि फीचर्ड है, सही है, एडवांस हैं। आप ऐप सर्विस इन्वायरमेंट्स बनाते हैं, डिफरेंट इन्वायरमेंट्स बनाते हैं, सही है। फिर आप उन एप्लीकेशंस की जो रिपोजिटरीज़ हैं जहाँ पे कोड रखे हुए, मल्टीपल कोड रिपोजिटरी से इंटीग्रेट हो कर सकते हैं आप उसको। डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स हैं, सही है, आप अपनी एप्लीकेशन की जितनी भी डिप्लॉयमेंट है उसके डिफरेंट स्लॉट्स बना सकते हैं, सही है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत एक्सटेंसिव फीचर्स हैं। तो इसकी वजह से एजोर जो है वो थोड़ा सा आप कह लें कि अपर हैंड पे इन सर्विसेज की वजह से। तो मैंने आपको बताया वो लास्ट कंपनी जहाँ मैं काम करता था, दे वर यूजिंग एजोर फॉर पैस एंड IaaS फॉर अमेज़ॉन फॉर IaaS एंड एजोर फॉर पैस, ठीक है। इसके बाद .NET कंपैटिबिलिटी। .NET एक वर्ल्ड वाइड यूज़ होने वाला, मोस्टली बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन जो है वो .NET के ऊपर बनती हैं, आपको पता है, ग्लोबली। उसकी कंपैटिबिलिटी सबसे ज़्यादा एजोर के अंदर हायर है। एजोर इट्सेल्फ खुद .NET के ऊपर बिल्ड है, सही है। और .NET चूँकि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोग्रामिंग का प्लेटफॉर्म है, इस वजह से इसको एक बड़ा बेनिफिट है, आप कह लें कि उसकी सपोर्ट का, सही है। तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और इस तरह की। बाकी सिक्योरिटी ऑफरिंग्स इसमें ये है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो आई थिंक ये इक्वल करता है बाकी क्लाउड प्रोवाइडर से, लेकिन कुछ जो यूरोपियन और ISO ये ग्लोबल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं, इनको अप्रूव्ड है माइक्रोसॉफ्ट, फर्स्ट अप्रूव्ड भी लिखा हुआ था इसमें और इस तरह था। लेकिन बहुत ज़्यादा, और इसके एजोर सिक्योरिटी सेंटर की ऑफरिंग्स, एजोर पॉलिसी की ऑफरिंग्स, सही है, सिक्योरिटी सर्विसेज की जो ऑफरिंग है, और मज़ीद बहुत काम कर रहे हैं। एजोर सेंटिनल एक सर्विस आई है जो कि इन्वेस्टिगेशंस के साथ साथ आप उसमें मॉनिटरिंग और फिक्सिंग का काम भी करती है ऑटोमेटिकली, सही है। तो ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर आप कह लें आपको सिक्योरिटी सर्विसेज मिलेंगी। हाइब्रिड सोल्यूशन फॉर सीमलेस, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है एजोर का, हाइब्रिड सोल्यूशंस का, चूँकि माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म है। और आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ सर्वर्स और विंडोज़ मशीन्स, एक्टिव डायरेक्टरी,
एक्टिव डायरेक्टरी तो सब कहेंगे कि जहाँ जहाँ काम करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी वहाँ चलती है, हर इदारे में चलती है ग्लोबली। तो एक्टिव डायरेक्टरी क्या है? एक्टिव डायरेक्टरी इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म। आप उस डायरेक्टरी को एजोर के साथ बहुत इजीली सिंक करते हैं विद इन विद इन 30 मिनट्स। आई थिंक आप एक AD कनेक्ट का सर्वर लगाएं और वो आपकी लोकल डायरेक्टरी को क्लाउड की डायरेक्टरी पे सिंक। डायरेक्टरी क्या होती है? जहां आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सारे यूज़र्स, अकाउंट्स, ग्रुप्स और ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन सबको वो क्लाउड पे सिंक कर देते हैं। तो सीमलेस क्लाउड कनेक्टिविटी इज़ लाइक विद इन नो टाइम आप ये काम कर सकते हैं, जबकि AWS में आपको ये चीज़ नहीं मिलती। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है मेरी नज़र में। जेंटल लर्निंग कर्व, व्हाट इज़ दिस? Microsoft being partner, or like Microsoft acquired different platforms like GitHub, Xcode, ठीक है, और Hadoop, इस तरह करके डिफरेंट जो है ये सारे Microsoft एक्वायर किए हैं। और सुनने में भी अक्सर यही आता है कि हाँ AWS की आप डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाते हैं, सही है, और मीन बहुत सारे लाइक आपको कुछ इश्यूज लगते हैं कि हाँ यार डॉक्यूमेंटेशन इज़ नॉट कंप्लीट और नॉट हेल्पफुल और इस तरह। नो डाउट इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म इज़ रनिंग, लेकिन जैसे गिटहब की एक जो ये सेंट्रल एक कम्युनिटी बनी हुई है, आपको हर तरह का सोल्यूशन उसके ऊपर मिल जाता है, सही है। ग्लोबली सारे डेवलपर कनेक्टेड हैं, वो सोल्यूशन बना बना के डाल रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं उसके ऊपर, ठीक है। फिर उसके अंदर आपको लाइक विजुअल स्टूडियो की सपोर्ट, विजुअल स्टूडियो भी ग्लोबली यूज़ होने वाला एक टूल है, तो ये एजोर के अंदर बहुत लाइक आपको एक यूनिक चीज़ मिलेगी। देन यू गो विद लाइक एंटरप्राइज एग्रीमेंट। माइक्रोसॉफ्ट के मैंने आपको बताया पहले से यूज़र चल रहे हैं सर्वर्स, विंडोज़, तो अगर आप एंटरप्राइज एग्रीमेंट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ कि यार मेरा एक काफ़ी बड़ा एनवायरनमेंट है और मैं एजोर पे यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको एंटरप्राइज एग्रीमेंट के अंडर में लाइसेंस फ्री मिलता है। लाइक आप जो भी मशीन बनाएंगे, सही है, आपकी लाइसेंस की कॉस्ट नहीं है। AWS के अंदर आप विंडोज़ की मशीन बनाएंगे अगर, तो आपको उसकी लाइसेंस की कॉस्ट माइक्रोसॉफ्ट को पे करनी पड़ेगी ना, विंडोज़ की मशीन की। लेकिन अगर आपने एंटरप्राइज एग्रीमेंट किया हुआ है और MSDN लाइसेंस है, माइक्रोसॉफ्ट डेटा नेटवर्क इस तरह है, उसकी लाइसेंसिंग है और ये एग्रीमेंट है, तो आप लाइसेंसिंग की कॉस्ट नहीं करते। VM के अंदर आपको अप टू 50% की जो है वो कॉस्ट सेविंग मिल रही होती है, ठीक हो गया। देन लास्ट वन इज़ पावर ऑटोमेटेड सॉल्यूशंस। माइक्रोसॉफ्ट की काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है, लाइक पावर ऑटोमेट प्लेटफॉर्म, पावर एप्स, सही है, ये इंटीग्रेटेड है एजोर AD से, एजोर AD इंटीग्रेटेड है एजोर से, सही है। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑटोमेशन की चीज़ें मिल जाती हैं, जहाँ से आप कनेक्टर, ऑटोमेटेड कनेक्टर लगाते हैं अपने ऑटोमेशन के टास्क के ऊपर, और काफ़ी सारा अपना काम जो है आप ऑटोमेट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है, मे बी कुछ काफ़ी मुझे ना भी पता हो इसके अंदर, ये जो कुछ मैंने कलेक्ट की, लेकिन ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं जो आपको एजोर में मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर CSP क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट की है। लास्ट क्लास तक हम क्लाउड पे क्यों मूव करते हैं, क्या कंपैरेटिवली ऑन प्रेमिसेस से ड्रॉबैक्स हैं जिनकी वजह से हमें क्लाउड, और क्या बेनिफिट्स हैं, तो उनके बारे में कल बात की थी। उसकी स्लाइड्स हैं जो हमने फॉलो की थी। अच्छा, इसमें बेनिफिट्स एंड कंसिडरेशंस, क्या क्या मेजर बेनिफिट्स कंसिडरेशंस हैं, उनकी क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं एजोर में, ये सारी सर्विसेज हम हैंड्स ऑन भी लैब के साथ करेंगे। लेकिन जो उनके बैक एंड कॉन्सेप्ट है वो हमने बेसिकली कल डिस्कस किया था। तो बाय एजोर, सिंपली एजोर में क्या चीज़ें ऐसी हैं जो दूसरे क्लाउड से इसको डिफरेंट बनाती हैं, वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं। यहाँ तक हमने कल किया था। आज जो हम बात करेंगे वो कॉमन ये टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो यूज़ होती हैं किसी भी क्लाउड के साथ, एजोर स्पेसिफिक नहीं है। वो है एज अ सर्विस ऑफरिंग्स, ठीक है। एज अ सर्विस अगर आप जाएं, एक सिंपल इसकी मीनिंग के ऊपर जाएं कि एज अ सर्विस है क्या। किसी भी चीज़ को अगर मैं आपको रेडी प्रोवाइड कर दूं, ठीक है, आपको ख़ुद वो सब काम ना करना पड़े, ठीक है, तो वो मैं आपको एज अ सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। लाइक इसकी एक बहुत ही कॉमन सी एक मैंने रिसेंटली टर्मिनोलॉजी देखी, उन्होंने डाइनिंग के हिसाब से ना, पिज़्ज़ा की उन्होंने दिखाई, वो डायग्राम भी मेरे पास रखी है।
मैं उसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इसमें क्लाउड में जो यूज़ होती हैं वो 3 होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब आप किसी भी चीज़ के साथ एज अ सर्विस लगा देना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो बात की, मैं कहता हूँ स्टोरेज। स्टोरेज क्या है, एक एक्सटर्नल ड्राइव होती है फॉर एग्जांपल, या एक हार्ड ड्राइव होती है। मैं आपको वो हार्ड ड्राइव देता हूँ, या यूएसबी हो गई, वो सब स्टोरेज है। आप क्या करते हैं, वो आप हार्ड ड्राइव लेते हैं, वो आपके पास ही होती है। ठीक है, वो ख़राब हो जाए, टूट जाए, गुम हो जाए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टोटल। आपका उसके अंदर डेटा है, आप उसको मैनेज करते हैं खुद। सही है, आप उसकी हार्ड ड्राइव को अगर कोई ख़राब होती है आप ख़ुद मैनेज करते हैं, उसको ठीक कराते हैं और उसके अंदर आप डेटा रखते हैं। इसके अदर हैंड पे अगर मेरे पास ड्राइव हो, ठीक है, और मैं उसके अंदर उसके पार्ट्स करके या उसके अंदर उसको डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा स्टोरेज जो है सब 10 लोगों को चाहिए मैं उनको दे दूँ, और वो ओवर द नेटवर्क कनेक्ट कर लें, अपनी चीज़ें उसके अंदर अपलोड करें, जस्ट लाइक गूगल ड्राइव। ये जो हम गूगल ड्राइव यूज़ कर रहे हैं इस वक्त, इसके अंदर ये स्लाइड्स रखी हुई हैं। अब ये स्लाइड्स ना मेरे कंप्यूटर पे हैं, ना मेरी यूएसबी में, मेरे किसी पर्सनल स्टोरेज में नहीं है जो मैं मैनेज करता हूँ। ये एक ऐसे स्टोरेज के अंदर हैं जो क्लाउड में गूगल मैनेज करता है। तो इसको मैं क्या कहूँगा, ये स्टोरेज एज अ सर्विस है। ठीक है, अब स्टोरेज बेसिकली एक हार्डवेयर है, मैं उसको ये कह सकता हूँ। इसके साथ अगर मुझे कोई सॉफ्टवेयर कंप्लीट मिल रहा है, यानी मैं कहीं पे कोई एक्सचेंज सर्वर, ईमेल सर्वर खुद कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा, उसमें मेल बॉक्सेस नहीं बना रहा, ठीक है, कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रहा खुद से, उसके बरक्स मैं याहू, गूगल मेल या outlook.com इनसे ईमेल सर्विस ले लेता हूँ, तो वो क्या होगा, वो ईमेल एज अ सर्विस होगा। ठीक है, अब ईमेल बजाते खुद एक सॉफ्टवेयर है, तो वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंडर आ जाता है। आप अगर कहें तो ये स्टोरेज को भी आप एक्सेस कर रहे हैं थ्रू अ वेबसाइट, तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ लाइक ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। बैक एंड पे हार्डवेयर है जिधर आप चीज़ें अपलोड कर रहे हैं और अपना डेटा रख रहे हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो रेडी मैनेज्ड बाय अ प्रोवाइडर आपको मिल रही है, उसको एज अ सर्विस कहा जाता है। क्लाउड में 3 टर्म्स यूज़ होती हैं, एक है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर अगली डायग्राम में ये मज़ीद इस डायग्राम से ज़्यादातर सिखाया जाता है। ठीक है, और यही आपको हर जगह नज़र आएगी, और तीनों में अलग अलग चीज़ें। अच्छा, मैंने बात की मैनेज की, ठीक है, यानी एक चीज़ है जो मैं मैनेज कर रहा हूँ, एक चीज़ है जो प्रोवाइडर मैनेज कर रहा है। जब प्रोवाइडर मैनेज कर रहा है तो वो एज अ सर्विस के उसमें आ जाता है। ठीक है, अच्छा 1 मिनट पॉज करता हूँ। अच्छा जी, रिज्यूम किया मैंने, और इस डायग्राम की हम बात कर रहे हैं। तो जो तीनों टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, बेसिकली ये तीनों डिवाइड होती हैं कि हाँ, कितना पार्ट आप मैनेज करते हैं खुद और कितना पार्ट जो है वो प्रोवाइडर आपका मैनेज करता है। जब मैं एज अ सर्विस की बात करता हूँ तो एज अ सर्विस का मतलब है कि कोई प्रोवाइडर है जो मुझे उस चीज़ की पूरी सर्विस दे रहा है जो मैं खुद भी मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं उसको एज अ सर्विस ले रहा हूँ। जैसे मैंने सिंपल सी एग्जांपल दी आपको स्टोरेज की, कि पहले मैं यूएसबी में रखता था, अब मैं गूगल से सर्विस लेने लग गया, तो वही डेटा जो मैं यूएसबी में डालता था अब मैं गूगल ड्राइव पे डालता हूँ। ठीक है, तो उसके आप देखें लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखते हैं तो ये ट्रेडिशनल है। ठीक है, एप्लीकेशन मतलब आईटी का एक पूरा स्ट्रक्चर है, पूरी लेयर स्ट्रक्चर है कि एक जो सिस्टम चल रहा होता है किसी भी आईटी सिस्टम्स के अंदर, वो किस तरीके से होता है। उसके अंदर आप देखते हैं कि आपका पूरा एक नेटवर्किंग सेटअप हुई भी होती है, उसके अंदर आपकी स्टोरेज डिवाइसेस लगी हुई होती हैं। ठीक है, उसके अंदर आपकी नेटवर्किंग सेटअप हुई भी होती है, राइट। फिर आप उसके अंदर वर्चुअलाइजेशन करते हैं कि हाँ, एक फ़िज़िकल हार्डवेयर है बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का, उसको आपने डिवाइड कर दिया, मल्टीपल वर्चुअल सर्वर्स के अंदर यूज़ कर लिया। फिर हर वर्चुअल सर्वर के ऊपर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, सही है। फिर उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपने कोई एप्लीकेशन रन करनी होगी, उस एप्लीकेशन को ओएस से बात कराने के लिए बीच में कोई मिडल वगैरह भी आप इंस्टॉल करेंगे या चलाएंगे जो आपकी एप्लीकेशन के साथ सपोर्टेड है, सही है। फिर रन टाइम के वो जो एप्लीकेशन है वो किस रन टाइम के ऊपर बिल्ट है, जैसे .NET रन टाइम या पाइथन या डिफरेंट जितने भी, और जावा रन टाइम, ये सारे जितने भी हैं किसके ऊपर बिल्ट है। और फाइनली वो एप्लीकेशन का कुछ ना कुछ डेटा होगा जो वो एक्सेस करती है,
तो ये पूरा एक लेयर वाइज जो है वो एक ट्रेडिशनल आईटी सिस्टम है, सही है। अब आप इसको जब क्लाउड पर, ये पूरा आप मैनेज करते हैं जब ये आपके प्रेमिसेस में होता है, ठीक है। ये स्लाइड्स अवेलेबल हैं, जब आपको एक्सेस मिलेगा आपको ये स्लाइड्स का एक्सेस होगा फोल्डर में। अच्छा, अब आप जो है ये पूरा खुद मैनेज करते हैं जब आप ऑन प्रेमिसेस में काम करते हैं, तो सही है। पूरा का पूरा, यानी आपका सर्वर भी आपके होंगे, स्टोरेज भी आपकी होगी, नेटवर्किंग भी आपकी, वर्चुअलाइजेशन भी आप करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप इंस्टॉल करेंगे, फिर उसके ऊपर रन टाइम, मिडल, ये सारी चीज़ें आप खुद करेंगे। अब बारी बारी देखते हैं कि क्लाउड में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का आप देखें कितना पार्ट आप कर रहे हैं पर्पल में, और ब्लू में उसका आधा तकरीबन अब वेंडर मैनेज कर रहा है। हमारे केस में वो वेंडर है माइक्रोसॉफ्ट। तो अब आपकी जान छूट गई आधे काम से, ना आपको नेटवर्किंग इक्विपमेंट की ज़रूरत है, राउटर, स्विचेस एट्सेट्रा, कोई वायरिंग नहीं चाहिए, कुछ भी, सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन चाहिए एक आपको, जो कनेक्टेड आपका कंप्यूटर होगा, वाईफाई से भी कनेक्ट करके आप चला सकते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस आपको नहीं चाहिए, सारी क्लाउड में होती हैं। सर्वर्स सारे क्लाउड में होते हैं, और वो वर्चुअल सर्वर्स होते हैं, ठीक है। हाइपर-वी के ऊपर बिल्ड आउट सर्वर्स हैं, और वो माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर में सारी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ तक के हर काम से आपकी जान छूट गई। अब आगे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी अब यहाँ से आप आगे जब क्लाउड में लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हैं कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इंस्टॉल करूँ, ठीक है। तो वो क्या होता है, आपको मिल जाता है विंडोज़ या लिनक्स, आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम की एक वीएम बना लेते हैं। अब उसके आगे आपकी मर्ज़ी है, आप कौन सा रन टाइम इंस्टॉल करें, फिर मिडलवेयर करें, और कौन सी एप्लीकेशन चलाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ओएस तक, ओएस से लेकर आपको ये काम करना पड़ेगा, यानी विंडोज़ ब्लैंक मिलेगी आपको, लिनक्स ब्लैंक मिलेगा, उसके अंदर आप वो चीज़ें इंस्टॉल करेंगे जो आगे आपको करनी है, राइट। फिर इसमें आपको मार्केट प्लेस इमेजेस मिल जाते हैं। इमेजेस क्या है कि किसी ने विंडोज़ की, उसके अंदर अपना सॉफ्टवेयर किया, और फिर उसको मार्केट प्लेस पे रख दिया, सही है। इट लाइक के एक रेडी इन्वायरमेंट है। मैं उसको प्लेटफॉर्म नहीं कहूँगा, प्रॉबेबली मैं उसको प्लेटफॉर्म भी कह सकता हूँ, लेकिन उसका ओएस तो मुझे ही मैनेज करना है। देखिए, मैनेज मुझे अगर ओएस करना पड़ेगा ना, तब यानी ओएस की सर्विसेज, ओएस के पैचेस, अपडेट्स, विंडोज़ अपडेट्स, ये सारी चीज़ें अगर मैं कर रहा हूँ ना, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस कहलाएगा। अब हालांकि मैं अगर किसी फायरवॉल की वीएम ले लूँ या किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की वीएम, तो मैं उसको प्लेटफॉर्म कह सकता हूँ कि हाँ यार, मैंने एक फायरवॉल का प्लेटफॉर्म ख़रीद लिया, उसमें ऑलरेडी रेडीमेड फायरवॉल इंस्टॉल्ड है, लेकिन उसका ओएस मुझे मैनेज करना पड़ रहा है, इवन उसका रन टाइम अपडेट्स और पैचेस और ईच एंड एवरीथिंग उसकी अपडेट्स, तो वो प्लेटफॉर्म नहीं कहलाएगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम और वो सर्वर होगा पूरा जो मुझे मैनेज करना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात की ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की। मैं वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और अब हम प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट की है और आगे हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। थोड़ी सी यहाँ समझने की अब बात यह है कि अभी तक हमने इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की बात की, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या फ़र्क है, थोड़ा कन्फ्यूजन इसमें रहता है हमेशा। यहाँ पर अब आप देखें, मैंने बात की कि एज अ सर्विस में जितना पार्ट भी, एज अ सर्विस इज़ एक्चुअली हाउ मच प्रोवाइडर या वेंडर इज़ मैनेजिंग, हाउ मच यू आर मैनेजिंग। हमने भी बात की कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस में हम कितना मैनेज करते हैं, ओएस से लेकर ओएस के अंदर चलने वाली हर चीज़, सही है। अब अगर मैं प्लेटफॉर्म की बात करूँ ना, तो यहाँ पर मेरे पास प्रोवाइडर क्या करता है कि ऑलरेडी रेडीमेड इन्वायरमेंट्स अपने पास बैकएंड पे बना के रख लेता है। उससे फ़ायदा क्या होता है, रेडीमेड इन्वायरमेंट की पहले बात कर लेते हैं। रेडीमेड क्या है, देखें मेरे पास, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी हूँ, सही है, मैं मल्टीपल लैंग्वेजेस पे काम करता हूँ, इंक्लूडिंग .NET, जावा, नोड, ऑल दैट, सही है। तो अब क्या करूँगा मैं, PHP वगैरह, सही है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इनके सारे सर्वर्स बना के रखूँगा ऑलरेडी, और जो भी मेरा डेवलपर आएगा नोड का, बोलूँगा यार ये इधर आपकी एप्लीकेशन इधर चलेगी, आप नोड के डेवलपर हो, आप .NET के डेवलपर हो, आप इस सर्वर पे काम करोगे, आप इस सर्वर पे काम करोगे, ठीक है। तो मैंने एक रेडी मशीन बना के रख ली, स्टिल वो एक मशीन है, उसको मैं ही मैनेज कर रहा हूँ, उसकी पैचिंग, उसकी सारी सर्विसेज, ये वो सब चीज़ें। प्रोवाइडर के पास होने का क्या फ़ायदा होगा कि मशीन का एक्सेस मुझे नहीं मिलेगा,
ओएस लेवल का। पोर्टल के अंदर ही सिर्फ बैक एंड पे मशीन चल रही है, कहाँ चल रही है, कैसे चल रही है, कैसे पैच हो रही है, सर्विसेज कैसे रीस्टार्ट होनी है, ईच एंड एवरीथिंग मेरा प्रॉब्लम ही नहीं है। सही है। तो वर्चुअलाइजेशन के ऊपर अब ओएस मिडलवेयर रन टाइम पूरा का पूरा, यानी ओएस और रन टाइम के दरमियान जो मिडलवेयर काम करता है वो भी एक पूरा रेडीमेड पोर्टल के ऊपर अवेलेबल इन्वायरमेंट रखा हुआ है। मेरा डेवलपर सिर्फ जाएगा और क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा, वो उससे पूछेगा कि भाई आप किस एप्लीकेशन पे काम करते हो, वो बोलेगा मैं .NET पे काम करता हूँ। कहता है ठीक है .NET सेलेक्ट करो और बस क्रिएट कर लो। यानी अब मेरे डेवलपर को मसला ही नहीं है कि वो ओएस की फ़िक्र करे, उसको अपडेट करे या उसकी सर्विसेज से परेशान हो। नो, वो सिर्फ उसका फोकस अब अपनी एप्लीकेशन की डेवलपमेंट पर है। तो वो सिर्फ अब एप्लीकेशन का कोड मैनेज कर रहा है, अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं, और उसका डेटा मैनेज कर रहा है। बैकएंड का उसकी टेंशन ही ख़त्म हो गई। तो अब उसका प्राइमरी फोकस बिज़नेस डेवलपमेंट के ऊपर है। तो कितना प्रोडक्टिव है ये चीज़ अगर ये कोई यूज़ करता है तो, राइट। ना उसको किसी बंदे की ज़रूरत है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में उसकी हेल्प करे, ना किसी मिडलवेयर इंजीनियर की ज़रूरत है, किसी की भी नहीं है। वो सिर्फ अपना कोड है, उस कोड को वो बिल्ड करता है, अपडेट करता है और डिप्लॉय करता है सिंपली। तो इसमें कितना पार्ट वेंडर मैनेज कर रहा है, फ्रॉम नेटवर्किंग टिल रन टाइम, उसके ऊपर के जो एप्लीकेशन डेटा है वो डेवलपर खुद मैनेज कर रहा है या कस्टमर खुद मैनेज कर रहा है, यानी मैं। सही है। और माइक्रोसॉफ्ट कितना काम करके दे रहा है मुझे, जितना ये नीचे का है। और फाइनली व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या है कि एक फुली रनिंग सॉफ्टवेयर, जैसे एक एग्जांपल है जीमेल, सही है, yahoo.com, एक फुली रनिंग मेल सॉफ्टवेयर है, ईमेल, सही है। गूगल ड्राइव एक फुली रनिंग सॉफ्टवेयर स्टोरेज सॉफ्टवेयर है, ठीक है। हज़ारों इस तरह की और चीज़ें हैं। तो वो क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। वीडियो सॉल्यूशंस हो गए, जैसे यूट्यूब की एग्जांपल ले लें, नेटफ्लिक्स की ले लें, ये सारी चीज़ें यही हैं, ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। यानी अब इसमें इसमें क्या है, पूरा का पूरा वेंडर मैनेज कर रहा है, पूरा का पूरा। आप सिर्फ क्या जा रहे हैं, आप उस सॉफ्टवेयर को ख़रीद रहे हैं, ठीक है, और उसको जो है ना आप ऐसी हर चीज़ इसके अंदर इंक्लूडेड है जिसको आप ख़रीद रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं बस। जैसे ऑफिस 365 है, एक्सचेंज ऑनलाइन है, गूगल ड्राइव है, हर वो चीज़, फेसबुक है, जो आप लॉगिन कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं कर रहे आप उसमें। ना आपको ये कंसर्न है कि यार ये किस पर बिल्ड हुआ है, .NET है, क्या है, फलाना है, जो भी है, बस चल रहा है, मुझे सॉफ्टवेयर मिल रहा है। तो दैट इज़ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। अब अक्सर कस्टमर क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इज़ अ लास्ट थिंग जो आपको मिलती है। तो अब आप बीइंग अ IT कंपनी, सही है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस भी ख़रीदते हैं, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस भी ख़रीदते हैं, और उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन करते हैं, सही है। और फिर अपने कस्टमर को आप सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस करके बेच रहे होते हैं उसको। ये पॉइंट समझने का ज़रा देखें, आपने माइक्रोसॉफ्ट से लिया तो आपको या तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मिलेगा या आपको प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मिलेगा, दो मिले। उसके ऊपर आपने अपनी एप्लीकेशन चला दी। अब जो आपके कस्टमर हैं वो उस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, राइट। तो ये बस इसमें मतलब यही थोड़ा सा मैं इस पर डिस्कस करना चाह रहा था। बाकी इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग सी एनालॉजी है, ठीक है, वो अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो इन्होंने इसको, इसी पूरी डायग्राम को पिज़्ज़ा से जो है वो इन्होंने किया है कि हाँ IaaS, PaaS और SaaS में क्या फ़र्क है। कि हाँ, अगर आप कुकिंग से ले लें एग्जांपल, कि आप एक सारा काम जो है घर पे खुद कर रहे हैं, पका रहे हैं उसको, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, चीज़, टॉपिंग, सॉसेस, डो, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो वो आप मैनेज कर रहे हैं, सही है। इसमें कुछ आप जो है वो सारा जो है आप बेयर कर रहे हैं, चीज़ें लेकर आ रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब आप एक क्या करते हैं, आप जाते हैं किसी स्टोर के ऊपर, वहाँ आपको एक रेडी डो मिलती है, ठीक है। उस रेडी डो के ऊपर सारी चीज़ें, सॉसेस, टॉपिंग, चीज़, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ मौजूद होती है। आप वो लेकर आते हैं, सही है। और अब
बाकी का काम आप कर रहे हैं, उसको पकाना आपका काम है, इवन फायर, ओवन, गैस, ऑल दैट, डाइनिंग टेबल, ईटीसी। सही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को वो इसलिए इस वजह से कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक रेडी क्या मिल गया आपको, पिज़्ज़ा का इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया। क्या है उसके ऊपर? सारी चीज़ें, सारा मटेरियल मौजूद है। हाँ, अब आके आप उसको पका खुद रहे हैं, ठीक है ना, और जो भी आपने उसके ऊपर जो भी डालना है या व्हाटसोएवर वो आप कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड पैस इज़ व्हाट कि आपके पास डिलीवर हो रहा है। सही है। अब इसमें क्या है कि आपने ऑर्डर किया, ठीक है, और आपको एक रेडी, अब आपने ना उसको, अब आपका सिर्फ फोकस जो है वो क्या है, सिर्फ खाने के ऊपर है। सही है। आपकी पकाने की टेंशन ख़त्म हो गई। वो सारी किसने ले ली? पिज़्ज़ा डिलीवरी ने। तो पैज दैट्स वाई इज़ मोर इम्पोर्टेंट या मोर एफिशिएंट कि हाँ, एप्लीकेशंस की डेवलपमेंट का, यानी डेवलपर का फोकस सिर्फ और सिर्फ उसकी एप्लीकेशन के ऊपर होता है, तो वो प्रोडक्टिविटी उसकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है। सही है। और फाइनली जब आप ये सब कर लें तो इस सॉर्ट ऑफ कि हाँ, सैस क्या है कि हाँ, आपको पूरा इवन ये कि आपकी डाइनिंग भी और सारा जो है, आप अगर जाके डाइन इन करते हैं कहीं पे तो वो है। तो एक इंटरेस्टिंग सी एनोलॉजी है, इससे काफ़ी जो है वो अगर आप इसको देखें तो समझ में आता है कि हाँ यार, हाउ दीज टर्म्स आर लिंक टुगेदर। क्योंकि एज अ सर्विस मैंने आपसे कहा कि हर चीज़ के अंदर है, चाहे स्टोरेज हो, चाहे फूड हो, कोई भी चीज़ जो आपको रेडी मिलती है वो एज अ सर्विस होती है। अब आपने ये देखना है कि कितना पार्ट आप कर रहे हैं, कितना जो है वो प्रोवाइडर कर रहा है, तो वहाँ आप डिसाइड करेंगे कि हाँ यार, ये फिर कहाँ लाई करती है। तो यहाँ तक मैं इसको स्टॉप करता हूँ और आगे बात करते हैं, क्वेश्चंस भी लेते हैं। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो मैंने स्टार्ट कर दिया है और IS SaaS PaaS ऑफरिंग्स की हमने बात की है लास्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एजोर टूल्स की बात करते हैं। अब प्रॉपर हम एजोर की तरफ अब बढ़ रहे हैं। सही, अभी तक हम जनरल कॉमन क्लाउड की चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, अब प्रॉपर एजोर से रिलेटेड हमारा जो है वो टॉपिक्स शुरू होने जा रहे हैं। तो ये फंडामेंटल्स हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले किसी भी क्लाउड सर्विस के अंदर, अब मैं कोई क्लेम करता है कि मैं क्लाउड सर्विसेज दे रहा हूँ, तो क्लाउड क्या है? मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर या IT सर्विसेज अगर ओवर द इंटरनेट कनेक्ट करते हैं तो वो इट इज़ नोन एज ओवर द नेटवर्क। अगर कहूँ तो इट इज़ नोन एज क्लाउड सर्विस, ठीक है। और उसको एक्सेस करने के लिए हर प्रोवाइडर आपको एक वेब पोर्टल देता है, एक वेबसाइट देता है। ऑब्वियसली वहीं से आप लॉगिन करते हैं और वहीं जाके आप उन सर्विसेज को यूज़ करते हैं। वो सर्विसेज क्या हैं? IT सर्विसेज सारी की सारी, जिसमें स्टोरेज, कंप्यूट, नेटवर्किंग, और फिर उन सर्विसेज को कंट्रोल करने के लिए उनकी गवर्नेंस करनी है आपने। गवर्नेंस मतलब कौन एक्सेस करेगा, क्या एक्सेस करेगा, कितना करेगा। फिर उसके अंदर सिक्योरिटी सर्विसेज होती हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको क्युमुलेटिव कहाँ मिलती हैं? उसके पोर्टल के अंदर मिलती हैं। तो एजोर जो पोर्टल देता है वो है portal.azure.com, ठीक है। अब हर वेबसाइट आपको पता है कि HTTPS पे चलती है, तो आप उसको HTTPS कर दें, सिक्योर वेबसाइट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आप इसको एक्सेस करेंगे इसके ऊपर। कोई अभी चाहे तो देख सकता है, अभी एक्सेस किसी का नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से पहले सबको एक्सेस मिल जाएगा, तो आप लोग इसको लॉगिन भी करके देख सकेंगे और हम उसमें अपनी इनिशियल लैब्स करेंगे। इसको ऑल्सो रिसोर्स मैनेजमेंट पोर्टल भी कहा जाता है, ARM, लाइक एजोर रिसोर्स मैनेजमेंट। ARM की टर्म आपको हर वक्त नज़र आएगी एजोर पे काम करते हुए। उसका मतलब यह है एजोर रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट पोर्टल इसको क्यों कहा गया? क्योंकि पहले पुराना एक पोर्टल चलता था जब एजोर शुरू में आया था, तकरीबन 2016 तक, 2010 से लेकर, उसको क्लासिक पोर्टल कहा जाता है। क्लासिक क्यों? वो पुराना है या लेगेसी। उसका जो URL था वो था manage.windowsazure.com, अब ऑब्सोलेट हो चुका है, ठीक है। उस पोर्टल में हर चीज़, हर सर्विस, चाहे कंप्यूट हो, स्टोरेज हो या नेटवर्क की सर्विस हो,
वो एज अ सर्विस काम करती थी। सही है, यानी उसको कहा जाता था, अगर कोई वीएम बना रहा है ना तो कहते थे कि एक वीएम एक सर्विस है। और वो सब की सब एक क्लाउड, मतलब आप कोई एक सिंगल सोल्यूशन बनाते थे ना, अगर सिंगल सोल्यूशन का मतलब है मैंने एक एप्लीकेशन बनानी है तो उसके लिए मुझे 2 सर्वर चाहिए, दोनों एक ही नेटवर्क में होने चाहिए और दोनों के साथ इतनी इतनी डिस्क होनी चाहिए और एक लोड बैलेंसर होना चाहिए। ये पूरा एक सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन एक क्लाउड सर्विस के साथ एसोसिएट हो जाता था। ठीक है, तो वो क्लाउड सर्विस के अंदर सारी चीज़ें होती थी। अब मुझे जाके अगर देखना होता था कि हाँ यार ये सोल्यूशन मुझे देखना है, तो मैं उस क्लाउड सर्विस के अंदर जाता था और वो सारी चीज़ें मुझे वहाँ पे मिल जाती थी इकट्ठी। थोड़ा सा उसको मैनेज करना मुश्किल होता था। सही है, क्योंकि बीइंग उसमें ढूंढना और आई मीन ठीक तो था, सही था, लेकिन ज़ाहिर है अपग्रेड कर रहे थे साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है कि अब हर चीज़ जो है वो एज अ रिसोर्स कहलाती है। यानी एक वीएम है तो वो भी रिसोर्स है, उसकी आईपी है तो वो भी रिसोर्स है, और उसके साथ अगर एनएसजी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप लगा हुआ है तो वो भी एक रिसोर्स है। हर चीज़ को रिसोर्स कहने लग गए। सही है। और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया है रिसोर्स ग्रुप्स का। रिसोर्स ग्रुप बिल्कुल सिंपली इज़ जस्ट लाइक अ लॉजिकल फोल्डर। जैसे मेरे पास ये आप देख सकते हैं बैंडिकैम, मेरे पास ये फोल्डर है। इस फोल्डर में 18 अप्रैल, सही है, ये वीडियोस आ गए, मैं इनको अलग अलग जो है ना वो मैं कर सकता हूँ, रख सकता हूँ। प्लस मैं हर फोल्डर पे जाके प्रॉपर्टीज़ में जाके सिक्योरिटी दे सकता हूँ, किस यूज़र को क्या एक्सेस देना है, किसी को डिनाई भी दे सकता हूँ, किसी को फुल कंट्रोल दे सकता हूँ, किसी को रीड राइट दे सकता हूँ, किसी को मॉडिफाई दे सकता हूँ। ठीक है ना। तो ये इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया और इस फोल्डर को ये कहने लगे रिसोर्स ग्रुप। आपको अभी आगे नज़र आएगा। तो रिसोर्स ग्रुप, अब उसके अंदर आप एक ही सोल्यूशन की पूरी रिसोर्सेज रखना शुरू हो गए। फ़ायदा ये हुआ। और दूसरी एक चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँ कि ये जो फोल्डर है, अब मैं अगर चाहूँ तो इसको डिलीट कर दूँ। ठीक है, अगर मेरे इन चीज़ों का काम पूरा हो गया, उससे ये फ़ायदा होगा कि अगर मैंने 18 और 25 का फ़ोल्डर एक साथ बनाया था, 18 का काम ख़त्म हो गया है, तो मैं 18 को अलग से डिलीट कर सकता हूँ। 25 पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि 25 में अभी तक यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो इस ये होती है लाइफ साइकिल। यानी लाइफ साइकिल है कि ये बना है। अब एक तो ये फ़ायदा हो गया कि इसके अंदर मौजूद हर चीज़ मैं एक साथ डिलीट कर सकता हूँ एक क्लिक के अंदर। दूसरा ये कि मैं अलग अलग रख सकता हूँ अपने सॉल्यूशंस को, ताकि अगर एक को रिमूव करना हो तो दूसरा मुतासिर ना हो। ठीक है, मेकिंग सेंस। तो ये बहुत फ़ायदा हुआ इसके अंदर, रिसोर्स ग्रुप्स आ गए। ठीक है, और रिसोर्स मैनेजमेंट कहने लग गए इसको, ARM। हाँ, तो एक तो टूल एजोर को यूज़ करने का उसका पोर्टल है। सही है, जो मैंने आपको बताया portal.azure.com, यही सब लोग यूज़ करेंगे। अपने पास बुक मार्क कर लें, उसको लॉगिन करके उसके अंदर आपने सारा काम करना है। फिर हर क्लाउड प्रोवाइडर आपको कमांड लाइन टूल्स भी देता है। एजोर आई थिंक वाहिद क्लाउड प्रोवाइडर है जो कि आपको 2 टूल देता है। 2 क्यों हैं? अब लिटरली विद नो रीज़न। हाँ, लेकिन फ़ायदा है। फ़ायदा किसके लिए? इसके 2 टूल हैं, एजोर CLI और एजोर पावरशेल। पावरशेल तो ऑब्वियसली ज़्यादातर लोग समझते होंगे कि पावरशेल माइक्रोसॉफ्ट का कमांड लाइन टूल है। तो माइक्रोसॉफ्ट का हर प्लेटफॉर्म, चाहे एजोर हो, विंडोज़ हो, सर्वर हो, शेयर पॉइंट हो, एक्सचेंज हो, कोई भी सर्विस हो माइक्रोसॉफ्ट की, ओवरऑल ऑफिस 365 ये वो सब आप पावरशेल से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक यूनिवर्सल कमांड लाइन टूल है। ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट का पावरशेल। ऑन दी अदर हैंड इन्होंने एजोर CLI भी इंट्रोड्यूस करवाया। उसका क्या रीज़न है? क्योंकि उसकी और पावरशेल की जो लैंग्वेज है वो शेल लैंग्वेज है। ठीक है, उसके अंदर आप कमांड्स लिखते हैं। बात करेंगे इसकी डिटेल में, बात करेंगे इंशाल्लाह। एजोर CLI ऑन दी अदर हैंड बैश फॉरवर्ड करती है। बैश कौन सी लैंग्वेज है? लिनक्स की लैंग्वेज है। तो 2 बनाने का मकसद ये हुआ कि वो लोग जो माइक्रोसॉफ्ट के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ठीक है, और उनको कमांड लाइन पे काम करना है,
तो वो पावरशेल यूज़ करते हैं, उनके लिए ईजी होता है, बहुत ईजीली उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। कमांड लाइन टूल यूज़ क्यों होते हैं? ऑटोमेशन के लिए। अच्छा, पहले मैं अपनी पहली बात कंप्लीट कर लूँ। माइक्रोसॉफ्ट के बैकग्राउंड वाले लोग पावरशेल यूज़ करते हैं, और CLI जो लिनक्स के बैकग्राउंड से आ रहे हैं जो लोग, ठीक है, वो बैश उनके लिए ईजी होता है। सिर्फ सिंटेक्स चेंज है, यानी कमांड स्ट्रक्चर सिंटेक्स होता है वो चेंज है बस, बाकी जो है हर चीज़ सेम है। दोनों में आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, कमांड्स लिख सकते हैं, हर तरह की कमांड दोनों में अवेलेबल हैं। दोनों टूल को यूज़ करना हम सीखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब कमांड लाइन टूल्स होते क्यों हैं? आप ऐसा काम जो क्लिक क्लिक से नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल आपने 100 VMs क्रिएट करनी है, ठीक है, तो पोर्टल में तो आपको प्रॉबेबली 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, आप जाके बार बार क्लिक करेंगे, क्लिक क्लिक नेक्स्ट 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 और ऑन दी अदर हैंड अगर आप एक स्क्रिप्ट बना लें एक दिन लगा के, तो आप 100 तो अभी क्रिएट कर सकते हैं, सही है, फिर जब अगले महीने दोबारा 100 बनानी होंगी तब आप वो एक दिन भी नहीं लगेगा, आपका स्क्रिप्ट रेडी है, आप उसको दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे, 100 मशीनें दोबारा अगर रिमूव करनी है। तो मल्टीपल ऑटोमेटेड कोई अगर टास्क आपने करना है तो कमांड लाइन टूल्स वहाँ काम आते हैं, इसीलिए हर प्लेटफॉर्म के साथ आपको कमांड लाइन टूल मिलता है, ठीक है, AWS में भी मिलता है। अच्छा, बाकी एजोर एडवाइज़र, एजोर डेव टेस्ट लैब्स, ये भी कुछ टूल्स हैं बिल्ट इन एजोर एडवाइज़र जो आपको एडवाइजरी दे रहा है कि हाँ यार ये फारिग रिसोर्स पड़ी है, इसको डिलीट कर दो। बिल्ट इन टूल है जो आपको एडवाइजरी दे रहा होता है। और डेव टेस्ट लैब आपका लाइव इन्वायरमेंट होता है जिसमें आप एक इन्वायरमेंट टेम्पलेट बना के रख लेते हैं, और वो आप जब भी, जैसे ऐसे एग्जांपल जो डेवलपमेंट के लिए हैं, आपको बार बार एक डेवलपर कहता है यार मुझे ये मशीन चाहिए, आप डिलीट कर देते हैं, फिर वो 2 दिन के बाद आता है ये मशीन चाहिए, तो उसके बजाय आप डेव टेस्ट लैब में एक लैब बना के रख दें, जब भी उसको चाहिए होगी वो खुद जाएगा, बनाएगा, अपना काम करेगा और फिर उसको हटा देगा। तो ये कुछ टूल्स हैं जो आपको एजोर में मिलेंगे। यहाँ तक ये वीडियो कंप्लीट हो। ओके जी, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट की है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ कोर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर का, किसी भी क्लाउड, चाहे AWS हो, गूगल हो, कोई भी हो, आइडेंटिटी इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये एक ऑनलाइन सर्विस है, ठीक है, मैंने आपको कहा इंटरनेट सर्विस है, ऐसी सर्विस जिसको आप लॉगिन करके यूज़ करते हैं, सही है ना, जैसे फेसबुक है, गूगल है, तो उसके लिए सबसे पहले जीमेल को यूज़ करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको एक जीमेल की आईडी चाहिए ना, आप साइन अप करते हैं, उसका पासवर्ड होगा, आप उसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो किसी भी ऑनलाइन सर्विस को यूज़ करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी आपकी आईडी होती है जो आप जिससे लॉगिन करते हैं और आप उससे फिर एक्सेस करते हैं। आप अगर कोई ओपन सोर्स सर्विस यूज़ कर रहे हैं लाइक फेसबुक, यूट्यूब, ठीक है, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, लेकिन एजोर एक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस है ऑनलाइन, एक आईटी सर्विस है, और आईटी के अंदर हर चीज़ ओपन सोर्स नहीं होती या खुली नहीं पड़ी होती, हर चीज़ पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, किस जगह पे किसको कितना एक्सेस है और कब भी अब इम्पोर्टेंट हो गया। इसके अंदर हम अपने टॉपिक में देखेंगे, एजोर सिक्योरिटी के कोर्स के टॉपिक है कि हाँ कब एक्सेस देना है, इतना इसको इतना तो देना है, लेकिन कब देना है वो भी। तो वहाँ पे हमारी जो चीज़ आती है वो आती है आइडेंटिटी, ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कौन सी चीज़ उसमें आपका यूज़र आईडी है। अब वो आईडी भी 2-3 टाइप का होता है, ठीक है, और एक्सेस भी 2-3 तरह का होता है, सही है। यहाँ मैं शायद थोड़ा वाइट बोर्ड भी यूज़ करूँ। आइडेंटिटी के 2 पार्ट हैं, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन इज़ द बेसिक। ऑथेंटिकेशन क्या है? ये बंदा लॉगिन कर सकता है, ठीक है, ही इज़ ऑथेंटिक। कब लॉगिन कर सकेगा? जाहिर है जब मैं उसको एक्सेस दूंगा, वो देते कैसे आगे बात करते हैं, लेकिन ऑथेंटिकेशन इज़ पार्ट कि हाँ मेरे पास आईडी है, पासवर्ड है, आई एम ऑथेंटिकेटेड, ऑथेंटिकेशन हो गई। सेकेंड वन इज़ ऑथराइजेशन, ठीक है। ऑथराइजेशन क्या है कि लॉगिन हो गया, मैं अंदर आ गया, मैं अब मैं अंदर आके क्या कर सकता हूँ। इसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल जो मैं यूजुअली शायद हर क्लास में दे रहा होता हूँ, ये है कि एक घर है, घर का एक मेन गेट है, उसके लिए आपको चाबी चाहिए, सही है, वो चाबी आपकी ऑथेंटिकेशन है, आइडेंटिटी आपकी, सॉरी आइडेंटिटी है आपकी, लेकिन वो की है, सही है। और मे बी अंदर 3-4 और दरवाजे हैं लाइक किचन, रूम,
ड्राइंग रूम, लाउंज, इस तरह करके। तो सारी चाबियाँ उसी के अंदर हैं, ठीक है। तो आपने मेन गेट खोला, आप ऑथेंटिकेट हो गए, आप अंदर आ गए। अब ऑथराइजेशन क्या है कि हाँ आपको किचन में जाने की इजाज़त नहीं है, तो मे भी आपके पास किचन की चाबी ना हो उस किचन, और हो सकता है कोई और यूज़र हो उसके पास सिर्फ किचन की चाबी हो सकता है कोई ऐसा हो यूज़र जो अंदर है उसके पास तीनों रूम्स की चाबी हो, ठीक है। तो दिस इज़ ऑथराइजेशन कि हाँ पहले एक ऑथेंटिकेशन हो गई, अब ऑथराइजेशन हो गई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ये वाला? किसी को कन्फ्यूज़न हो तो पूछ सकता है। अब यहाँ पर जो ऑथेंटिकेशन है वो किस तरह होती है, आपकी आईडी को ऐड करके। वो ऐड कहाँ होती है वो मैं भी बताता हूँ। और ऑथराइजेशन होती है दो जगह पर, सही। अच्छा, ऑथेंटिकेशन मैंने आपको बताया कि आप लॉगिन होते हैं पोर्टल पे, वो ऑथेंटिकेशन हो गई आपकी। और ऑथराइजेशन होती है दो जगह पे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली ऑथेंटिकेशन होती कैसे। सबसे फर्स्ट उसके लिए मैं वाइट बोर्ड यूज़ करूँगा, ठीक है। यहाँ पर एजोर के अंदर मैं अगर एग्जांपल लूँ तो आप देखें, ये अगर एजोर है, ठीक है, तो इसके अंदर दो एरियाज़ हैं, ठीक है। एक तो मुझे पता है कि मैं वर्चुअल मशीन्स ये सारी चीज़ें बनाता हूँ, स्टोरेज, नेटवर्क वगैरह, ठीक है। तो ये वर्चुअल मशीन ये मैंने बनाई, नेटवर्क बनाया, ठीक है। मैंने लोड बैलेंसर बनाया, जो भी सर्विसेज हैं एजोर की क्लाउड सर्विसेज वो मैंने बनाई, वो सारी यहाँ बना। ये कहाँ बनती हैं? ये बनती हैं एजोर की सब्सक्रिप्शन में। सब्सक्रिप्शन आगे डिटेल में करेंगे हम, लेकिन सब्सक्रिप्शन होती है एजोर की, सही है। इसके अंदर ये सारी चीज़ें बनती हैं। एक चीज़ होती है एजोर एक्टिव डायरेक्टरी, AAD। एजोर एक्टिव डायरेक्टरी आप इसको ये समझ लें कि ये एक मशीन है, ये एक इंस्टेंस है या सर्वर है, जो भी एग्जाम्पल का है नहीं, लेकिन आप समझ लें क्योंकि इसको डिफाइन ऐसे किया जाता है, जिस पर मैं यूज़र्स ऐड करता हूँ सारे और ऑब्जेक्ट्स, यूज़र्स, ग्रुप्स, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और ये जो सब्सक्रिप्शन है ये इस एजोर AD पे ट्रस्ट करती है, मतलब कि जो यूज़र यहाँ पर हैं उन्हीं को मैं इन सर्विसेज पे एक्सेस दे सकता हूँ। तो जब मैं किसी को भी एजोर पे एक्सेस देना चाहता हूँ ऑथेंटिकेशन के लिए, तो मैं हमेशा एजोर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर आता हूँ, यूज़र के सेक्शन में जाके या तो नया यूज़र क्रिएट करता हूँ, उसका अपना डोमेन होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, या फिर मैं उसको इनवाइट करता हूँ। अगर कोई गेस्ट यूज़र है, जीमेल, हॉटमेल वगैरह या आउटलुक या किसी और कंपनी का यूज़र है, एक्सटर्नल कहलाता है वो, उसको इनवाइट कर लेता हूँ। जैसे ही इनवाइट करता हूँ वो यहाँ पर आ जाता है यूज़र, ठीक है। अब वो यूज़र आ गया, लेकिन अभी वो यूज़र ये मशीन नेटवर्क नहीं देख सकता, ठीक है। जैसे ही मैंने इनवाइट किया उसके पास ईमेल गई, उसकी ऑथेंटिकेशन हो गई कंप्लीट, उसने लॉगिन कर लिया, सही है। अब सेकंड क्या है कि वो यूज़र यहाँ एजोर AD में आ गया। अब मैंने आपको बताया ये एक अलग, आप समझें एजोर के अंदर ये एक अलग बिल्डिंग है एजोर AD की, और ये सब्सक्रिप्शन एक अलग बिल्डिंग है। यूज़र को VM चलाने के लिए, नेटवर्क चलाने के लिए इस बिल्डिंग तक जाने की इजाज़त चाहिए, समझ रहे? यूज़र को मैंने इनवाइट कर लिया तो वो एजोर AD की बिल्डिंग में आ गया है, लेकिन एजोर AD की अपनी बिल्डिंग में भी कुछ काम है। यानी एजोर AD की अपनी बिल्डिंग में क्या काम होंगे? नए यूज़र बनाना, नए ग्रुप्स बनाना, नए डोमेन ऐड करना,
SSO सिंगल साइन ऑन के लिए एप्लीकेशंस बनाना, ठीक है। काफ़ी सारे काम हैं जो एजोर एडी की बिल्डिंग के अंदर ही होते हैं। तो ये यूज़र अभी इनवाइट हो गया है, इसको एजोर एडी तो नज़र आ रही है बिल्डिंग, लेकिन इस बिल्डिंग में अभी इसको बाकी काम करने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। तो इस बिल्डिंग में जो काम करने हैं उसके लिए उसको ऑथराइजेशन चाहिए, यानी उन सारे कामों की या तो सबकी चाबी चाहिए या एक एक चाबी भी अगर मिल जाए। फॉर एग्जांपल उसको नए यूज़र बनाने की चाबी मिल जाए तो वो इस एडी की बिल्डिंग के अंदर नए यूज़र बना सकता है सिर्फ, और कुछ नहीं कर सकता, सही है। तो इन चाबियों को क्या कहते हैं, इन परमिशंस को क्या कहते हैं, एजोर एडी रोल्स। ये रोल्स सिर्फ और सिर्फ इस बिल्डिंग में काम करते हैं। इन रोल्स का ताल्लुक सब्सक्रिप्शन से नहीं होता, ठीक है। अब जब ये यूज़र यहाँ बन चुका और फॉर एग्जांपल इसको यहाँ के भी कोई चाबियाँ मिल गई और ये यहाँ पर भी काम करने लगा, स्टिल ये यूज़र VM और नेटवर्क और लोड बैलेंसर को नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि इस बिल्डिंग की चाबी नहीं दी गई अभी इसको, ठीक है। इस बिल्डिंग की चाबी क्या कहलाती है, RBAC, रोल बेस एक्सेस कंट्रोल। इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है, दोनों डिफरेंट हैं। एजोर एडी रोल्स अलग हैं जो सिर्फ एजोर एडी की बिल्डिंग में काम करते हैं, RBAC सब्सक्रिप्शन की बिल्डिंग में काम करते हैं। और यहाँ पर भी मैं इसको बताऊँगा कि तुम नेटवर्क की चाबी चाहिए या लोड बैलेंसर की चाबी चाहिए या VM की चाबी चाहिए या सारी चाबियाँ चाहिए। तो ऑथराइजेशन क्या है, कितना काम कौन कब कर सकता है। लेकिन पहले मैं यूज़र यहाँ इनवाइट करूँगा, ऑथेंटिकेशन होगी, फिर यहाँ पे मैं ऑथराइजेशन डिफ़ाइन करूँगा उसको और फिर सब्सक्रिप्शन पे ऐड करूँगा बाद में, ठीक है। तो यहाँ तक रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चंस अब ले लेते हैं। अभी जी नेक्स्ट वीडियो मैंने स्टार्ट किया है। लास्ट वीडियो तक हमने कोर आइडेंटिटी की बात की है, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन की, और मैंने रोल्स भी ट्राई किया कि डिटेल में बात हो। तो आप ये देखें यहाँ पर यही डिफ़ाइन कर रहे हैं कि एजोर एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो अलग रोल्स हैं उसके, वो AD लेवल रोल्स हैं, वो कहलाते हैं एजोर एक्टिव डायरेक्टरी रोल्स। और जो सब्सक्रिप्शन लेवल रोल या एजोर रिसोर्सेज लेवल के जो रोल हैं वो RBAC कहलाते हैं, रोल बेस एक्सेस कंट्रोल। इसकी एक बेस डायग्राम भी है, बिल्कुल उसी तरह जो मैंने आपको वाइट बोर्ड पे दिखाया है। आप देख सकते हैं कि दो अलग एरियाज़ हैं, सही है। इधर आपको AD के रोल्स नज़र आ रहे हैं और इधर देखें आपको सब्सक्रिप्शन के रोल्स नज़र आ रहे हैं, सर्विस एडमिन, को एडमिन एट्सेट्रा, ओनर, कंट्रीब्यूटर, रीडर। मैनेजमेंट ग्रुप नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है, वहाँ पे मैं डिफ़ाइन करता हूँ। लेकिन मैनेजमेंट ग्रुप जो है वो लाई करता है इस बिल्डिंग में, यहाँ पर सब्सक्रिप्शंस की साइड पे एजोर एक्टिव डायरेक्टरी। यानी अभी जो मैंने इस डायग्राम को बस माइंड में रखिएगा कि हाँ, एजोर के अंदर जब एक बंदा दाखिल हो रहा है तो उसको सबसे पहले एजोर एक्टिव डायरेक्टरी की बिल्डिंग के अंदर आ जाना है। इस बिल्डिंग से उसको जहाँ भी किसी भी सब्सक्रिप्शन की दूसरी बिल्डिंग में जाने की जब इजाज़त मिल जाएगी RBAC के थ्रू, तब जा सकेगा। और इस बिल्डिंग के अंदर उसको AD रोल्स चाहिए कुछ भी और काम करने के लिए, बस इसको माइंड में रखिएगा। तो आप इधर भी यही देख रहे हैं कि दो एरियाज़ हैं, ठीक है। ये एक एजोर अकाउंट है पूरा और ये ट्रस्ट करता है एजोर एक्टिव डायरेक्टरी पे। यहाँ पहले यूज़र आएगा, फिर उस यूज़र को यहाँ सब्सक्रिप्शन पे एक्सेस दिया जाएगा ये RBAC के थ्रू, जिसमें ओनर, कंट्रीब्यूटर, रीडर वगैरह हैं और सर्विस बेस्ड रोल भी हैं। मैनेजमेंट ग्रुप एक लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी आगे इसकी बात करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो हमने लास्ट बात की थी उसी को ज़रा अपने माइंड में रखना शुरू लेते चलें। अब आ जाते हैं इसकी प्राइसिंग एंड सपोर्ट मॉडल के ऊपर कि ये बेसिकली है क्या, एजोर सब्सक्रिप्शन क्या होती है। जो मैं इतनी देर से सब्सक्रिप्शन कह रहा हूँ वो क्या होती है। एजोर में जब भी आप कोई सर्विस बनाना चाहते हैं, वर्चुअल मशीन सर्विस या कोई भी और सर्विस, ठीक है, तो वो हमेशा एक सब्सक्रिप्शन में बनती है। जब भी आप कुछ VM वगैरह बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी एजोर के अंदर, ठीक है। और उसके अंदर आप फिर जाके बनाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बना रहे हैं VM, नेटवर्क, ये सारी चीज़ें बना रहे हैं।
तो विदाउट सब्सक्रिप्शन आप नहीं बना सकते कुछ भी, ठीक है, सब्सक्रिप्शन लाजमी लेनी है। अब आप कहें कि सब्सक्रिप्शन जो है ठीक है, वो जितनी भी आपकी कॉस्ट चार्ज हो रहा होता है वो इस सब्सक्रिप्शन के अगेंस्ट में हो रहा होता है, इसी में आप अपना पेमेंट मेथड जो भी डालते हैं कार्ड के थ्रू वो इधर सब्सक्रिप्शन में अपडेटेड होता है। सही है, पेमेंट हो गई। अब आप कहते हैं कि एक सब्सक्रिप्शन में सारा काम करना है या नहीं, मल्टीपल में करना है। तो सब्सक्रिप्शन जो बेसिकली बनती हैं ज़्यादा, वो यूजली कॉस्ट बाउंड्रीज, कुछ बाउंड्रीज़ हैं उनके अकॉर्डिंगली बनती हैं। मैं कहता हूँ 4 सब्सक्रिप्शन मैंने बना ली। 4 क्यों बनाई? चारों में ही अब मैं VM और ये सारी चीज़ें बना सकता हूँ, लेकिन सब्सक्रिप्शन बेस करती है बेसिकली कुछ बाउंड्रीज़ के ऊपर, जिसमें है बिलिंग बाउंड्री, बिजनेस बाउंड्री, एक्सेस बाउंड्री या एनवायरनमेंट बाउंड्री। बिलिंग की बात करते हैं पहले। मैं चाहता हूँ, ये जो मैंने 4 सब्सक्रिप्शन बनाई हैं, हर एक में एक एक VM चल रही है, एंड सो हेयर एंड सो हेयर। तो क्या होगा कि हर VM की कॉस्ट मुझे अलग रखनी है। मैं नहीं चाहता कि ये जो VM अगर यहाँ आ जाए तो दोनों की कॉस्ट मिक्स आ रही होगी, या ये पेमेंट का जो कार्ड है वो इस VM के लिए ऐड किया मैंने, अब इस VM कोई और बंदा यूज़ करता है, मैं चाहता हूँ उसके कार्ड से पे हो तो मैं एक और पेमेंट प्लान इस सब्सक्रिप्शन में ऐड कर दूँ, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन में एक ही पेमेंट प्लान होता है, ठीक है। या आई एम नॉट श्योर, शायद मल्टीपल ऐड कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बाउंड्री रखना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो ये बिलिंग बाउंड्री कहलाती है, इसलिए मैंने 4 अलग अलग बना दी कि हाँ चारों की मुझे कॉस्ट अलग नज़र आए, इनका यूसेज अलग नज़र आए। सेकंड क्या है, एक हाँ बेसिकली सॉरी पॉइंट में शायद मिस कर दिया, पहले एक अकाउंट साइन अप करते हैं ना आप, जैसे ही आप अकाउंट साइन अप करते हैं उसके अंदर एक एक्टिव डायरेक्टरी बन जाती है ऑलरेडी, और एक सब्सक्रिप्शन से आप मिनिमम स्टार्ट करते हैं, फिर आप मज़ीद सब्सक्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, सही है। अब ये हो गई बिलिंग बाउंड्री, ये एक अकाउंट के अंदर है सारी। एक टेनेंट भी कहते हैं इसको, टेनेंट मैंने आपको कहा कि वो टेनेंट एक मशीन कह लें आप उसको, और उसके अंदर एक एक्टिव डायरेक्टरी है। अच्छा, अब दूसरी बाउंड्री की क्या बात कर रहा हूँ मैं, दूसरी बाउंड्री है बिजनेस बाउंड्री। फॉर एग्जांपल मेरा एक बिजनेस रिटेल का है, हेल्थ केयर का है, ठीक है, रियल एस्टेट का है, सही है, और मेडिसिन का है फॉर एग्जांपल। तो अब रिटेल की जो कॉस्ट होगी, ज़ाहिर है रिटेल में रखना है मुझे, तो इसलिए मैंने इसकी सब्सक्रिप्शन अलग बनाई। तो रिटेल की जितनी VMs होंगी वो यहाँ बनेगी, जितना भी नेटवर्किंग होगी वो यहाँ बनेगी, हेल्थ केयर की सारी यहाँ बनेगी, ये भी एक बाउंड्री हो गई। एक्सेस बाउंड्री, अब ऑब्वियसली अगर चले बिजनेस ना भी हो लेकिन एक्सेस हो, आप में से ही चलो खुर्रम हैं, बशीर हैं, फ़ाहद हैं, मोइन हैं, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ मोइन ये यूज़ करें, खुर्रम ये यूज़ करें, फ़ाहद ये यूज़ करें, बशीर ये यूज़ करें। तो इसलिए मैंने 4 बना दी ताकि हर एक को मैंने अलग अलग, तो ये एक्सेस बाउंड्री हो गई। बशीर ये वाली सब्सक्रिप्शन नहीं दे सकते, हालांकि चारों के चारों इस AD के अंदर हैं, लेकिन वो सब्सक्रिप्शन वो दे सकते हैं जहाँ पे उनको RBAC दिया गया है जिसको भी, और फिर वो उसी में रेलिवेंट में अपने काम कर सकते हैं, ठीक हो गया। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ एनवायरनमेंट बाउंड्री। एनवायरनमेंट क्या होगा, अक्सर एनवायरनमेंट होते हैं QA एनवायरनमेंट, जो कि टेस्ट एनवायरनमेंट कहलाया जाता है, ठीक है, प्री प्रॉड होता है, एक डेव होता है, और एक प्रॉड होता है। इस तरह करके कुछ एनवायरनमेंट्स होते हैं, किसी पे कम होते हैं किसी पे ज़्यादा, लेकिन ये एनवायरनमेंट्स होते हैं अक्सर। हैं क्या ये, आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वो एप्लीकेशन डायरेक्टली तो आप नहीं चलाएंगे ना, पहले तो वो आपके डेवलपर बनाता है, तो वो किसी मशीन पे चला रहा है, मुसलसल चेंजेस कर रहा है, तो वो अंडर डेवलपमेंट है। फिर वो करने के बाद वो QA की टीम को भेजता है, क्वालिटी एश्योरेंस, जो टेस्टिंग करती है उसके ऊपर, और कोई मसले आते हैं तो डेवलपर को दोबारा बताती है, वो फिर डेवलपमेंट में करता है। तो फिर वो प्री प्रॉड पे जाती है, यानी प्रोडक्शन पे जाने से पहले जो बिल्कुल रेप्लिका होता है प्रॉड का, वहाँ सही चल गई तो प्रोडक्शन पे डिप्लॉय कर देते हैं। तो हर इन्वायरमेंट के अंदर मशीनें अलग होती हैं। अब आप कहें तो सारी बाउंड्रीज भी एक साथ लाए हो जाएंगी, लाइक हर मशीन की कॉस्ट अलग, हर इन्वायरमेंट की कॉस्ट अलग, हर
इन्वायरमेंट के यूज़र का एक्सेस अलग। आप कहीं पे 2 बाउंड्रीज इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, कहीं पे सारी की सारी इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, कहीं पे 2 कंपनीज़ हैं आपके पास, फिर उस कंपनीज़ में आगे एक कंपनी की अलग सब्सक्रिप्शन हो गई। बेस्ड ऑन योर नीड ये आप काम करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई सब्सक्रिप्शन, आप बाउंड्रीज जो डिफाइन करते हैं। फिर सब्सक्रिप्शन जो आप बनाते हैं वो कितने टाइप की हैं, उसमें फ्री है, ये हर कोई साइन अप कर सकता है 1 महीने के लिए $200 और उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। या कोई ऐसा बिजनेस जो जाना चाहता है जोर पे, तो 1 महीने के लिए लेकर उसको यूज़ करता है $200 को। सेकंड इज़ मोस्ट यूज़ इज़ पे एज यू गो। पे एज यू गो जितना यूज़ करेंगे उतना पे करेंगे, ये नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है, ये भी सब साइन अप कर सकते हैं, लेकिन आप जो चीज़ें भी बनाएंगे नॉर्मली कंपनीज़ में यही चल रही होती है। थर्ड वन इज़ मेंबर ऑफ़र्स। मेंबर ऑफ़र्स में यूजली जैसे मैं MCT हूँ, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर, या मैं माइक्रोसॉफ्ट का पार्टनर हूँ, उस पर मुझे सब्सक्रिप्शंस मिलती हैं ताकि मेरे जो डेवलपर हैं, मेरे QA वाले हैं, उनको साइन अप करें और टेस्टिंग कर सकें। अगर मैं पार्टनर हूँ तो MCT हूँ तो मुझे क्रेडिट मिल रहा है, ठीक है। मुझे विजुअल स्टूडियो सब्सक्रिप्शन मिल रही है। विजुअल स्टूडियो सब्सक्राइबर जब मैं MCT होता हूँ तो विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी है माइक्रोसॉफ्ट की, तो मैं उसका सब्सक्राइबर बन जाता हूँ, मुझे उसमें ऑफ़र मिल जाती हैं, सही है। तो ये सारी चीज़ें। और फिर फाइनली आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में डिटेल जो चीज़ है वो है मैनेजमेंट ग्रुप, सब्सक्रिप्शन, रिसोर्स ग्रुप, रिसोर्सेज। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। अभी हम यहाँ तक इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, आपके क्वेश्चंस देखते हैं। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो है, लास्ट वीडियो तो हमने बात की है जो सब्सक्रिप्शन बाउंड्रीज और सब ऑफरिंग्स की, डिफरेंट टाइप की ऑफरिंग्स हैं। इसमें आगे है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है कि मैं अगर यहाँ बात करूँ, अब थोड़ी सी जो मैंने अभी किया काम, इसमें अगर मैं बात करूं कि एजोर AD को छोड़ दूं तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मेरे सब्सक्रिप्शन की साइड पे लाई करता है, ठीक है। एजोर के अंदर क्या है, फॉर एग्जांपल अगर ये एजोर है तो एजोर के अंदर मैंने एक सब्सक्रिप्शन बनाई, ठीक है। ये सब्सक्रिप्शन पे मैंने फॉर एग्जांपल खुर्रम को दे दिया एक्सेस। अब खुर्रम ने इधर एक VM बनानी है, खुर्रम ने ये VM बनाई। जब भी कोई रिसोर्स, VM एक रिसोर्स है, मैंने आपको कहा ये रिसोर्स मैनेजमेंट पोर्टल है, हर चीज़ को रिसोर्स कहा जाता है। तो जब भी कोई रिसोर्स एजोर में बनती है वो लाजमी किसी न किसी रिसोर्स ग्रुप में बनती है। तो ये R हो गया रिसोर्स, ये RG हो गया रिसोर्स ग्रुप, और ये सब्सक्रिप्शन हो गई। अब खुर्रम को मिला एक्सेस, ठीक है, सब्सक्रिप्शन पे कोई भी ओनर मिल गया, रीडर मिल गया, तो खुर्रम अगर ओनर हैं सब्सक्रिप्शन पे तो खुर्रम ओनर होंगे इस रिसोर्स ग्रुप पे भी, और खुर्रम ओनर होंगे इस रिसोर्स पे भी। इनहेरिट होता है एक्सेस, ठीक है। तो जो हायरार्की है वो ऐसे चलती है, टॉप पे सब्सक्रिप्शन होती है, सही है, उसके नीचे होता है RG लिख देता हूँ रिसोर्स ग्रुप, और उसके नीचे रिसोर्स होता है। फाइनली रिसोर्स पे आके ख़त्म हो जाती है हायरार्की। तो अब अगर कोई सब्सक्रिप्शन पे किसी को एक्सेस दूं अगर यहाँ पे, तो उसको RG पे भी एक्सेस वही मिलेगा, रिसोर्स पे भी वही मिलेगा। अब अगर इस सब्सक्रिप्शन में 2 RG हैं, इसके अंदर एक और रिसोर्स है, ठीक है, तो खुर्रम को दोनों RG पे एक्सेस मिल जाएगा, और उस RG के अंदर जितनी भी रिसोर्सेज होंगी उन पे भी एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इनहेरिट होता है। अब आप एग्जांपल लें, खुर्रम को तो मैंने ये एक्सेस दे दिया, अब मैं देता हूँ एक्सेस बशीर को। बशीर को मैंने एक्सेस दिया इस रिसोर्स ग्रुप पे यहाँ पर, तो बशीर को सिर्फ और सिर्फ ये रिसोर्स ग्रुप नज़र आएगा, इस सब्सक्रिप्शन का कोई भी और रिसोर्स ग्रुप नज़र नहीं आएगा। रिसोर्स ग्रुप जस्ट अ लॉजिकल कंटेनर, और जिसके अंदर रिसोर्सेज होती हैं, या सिंगल सोल्यूशन की या मल्टीपल सॉल्यूशंस की, जैसे भी आप रखना चाहें, ये आपके ऊपर है। आप चाहें तो सब कुछ एक ही रिसोर्स ग्रुप में रखें, आइडियली सब कुछ अलग रखा जाता है ताकि फिर मैनेज करना आसान हो। तो बशीर को सिर्फ और सिर्फ ये रिसोर्स ग्रुप नज़र आएगा और ये रिसोर्स नज़र आएगी, ठीक है, ना दूसरा रिसोर्स ग्रुप नज़र आएगा।
अब आप कहें कि इसके अंदर 3 और रिसोर्सेज हैं, तो बशीर को सारी की सारी 4 रिसोर्सेज नज़र आएंगी। मैं इसमें आके फ़हद को इस रिसोर्स पे एक्सेस देता हूँ, तो फ़हद को सिर्फ ये रिसोर्स नज़र आएगी, ये 3 नज़र नहीं आएंगी। अब देखें यहाँ पर कौन है, खुर्रम। खुर्रम को सबका सब कुछ नज़र आ रहा है क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन पे हैं। ठीक है, मैं मैनेजमेंट ग्रुप बिल्कुल इसके अंदर फिट करने जा रहा हूँ अभी नेक्स्ट। तो बस हायरार्की समझ लें, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। खुर्रम टॉप एडमिन है, खुर्रम को मैंने सब्सक्रिप्शन पे एक्सेस दिया। इसके अंदर 2 रिसोर्स ग्रुप हैं, खुर्रम को दोनों रिसोर्स ग्रुप, और इसके अंदर 2 रिसोर्सेज हैं, इसके अंदर 4 रिसोर्सेज हैं। खुर्रम को 6 की 6 रिसोर्सेज नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट बशीर। बशीर को मैंने सिर्फ एक रिसोर्स ग्रुप पे एक्सेस दिया, तो उनको दूसरा रिसोर्स ग्रुप नज़र नहीं आ रहा, और इस रिसोर्स ग्रुप की 4 रिसोर्सेज नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट फ़हद। फ़हद को मैंने सिर्फ इस रिसोर्स ग्रुप की एक रिसोर्स पे एक्सेस दिया है, तो उनको बाकी 3 नज़र नहीं आ रही, ना ही दूसरा रिसोर्स ग्रुप या रिसोर्स। दैट्स इट। बाकी चीज़ वो रीड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये रिसोर्स पे ये काम कर सकेंगे जो भी मैंने एक्सेस दिया होगा। अब इसमें एक चीज़ आती है मैनेजमेंट ग्रुप। मैनेजमेंट ग्रुप लाई करता है सब्सक्रिप्शन के एक लेवल ऊपर। मैनेजमेंट ग्रुप सिर्फ और सिर्फ एक लॉजिकल डिवीज़न है सब्सक्रिप्शंस की। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि मेरे पास इस तरह की अगर 4 सब्सक्रिप्शंस हैं, तो अब क्या करूं, खुर्रम को मुझे चारों पे बारी बारी आके यहाँ ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि खुर्रम को एक्सेस चाहिए उसके ऊपर, चारों के ऊपर। ठीक है, इसके बजाय मैं क्या करूँगा, मैं एक मैनेजमेंट ग्रुप बनाऊँगा खुर्रम के नाम से, और इन चारों की चारों सब्सक्रिप्शन को उसके अंदर ऐड कर दूँगा। अब जब मैं खुर्रम को एक्सेस दूंगा तो इट लाइक्स MG यहाँ पर है कहीं, तो यहाँ से खुर्रम का एक्सेस इनहेरिट होकर सब्सक्रिप्शन पे आएगा। ना सिर्फ इस सब्सक्रिप्शन में, बल्कि नीचे एक और सब्सक्रिप्शन होगी उस पर भी चला जाएगा, सब पे चला जाएगा, जो सब्सक्रिप्शन भी इस मैनेजमेंट ग्रुप के अंडर होगी। ठीक है, क्यों बनाते हैं, इन्वायरमेंटल वाइज भी बना सकते हैं आप। फ़ायदा क्या है, मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर मैनेजमेंट ग्रुप बन जाता है, एक और मैनेजमेंट ग्रुप, उसके अंदर एक और मैनेजमेंट ग्रुप बन जाएगा, लेकिन फाइनल चीज़ इसके अंदर सब्सक्रिप्शन होती है मैनेजमेंट ग्रुप की हायरार्की में, और सब्सक्रिप्शन के अंदर फिर रिसोर्स ग्रुप होता है, और फाइनल चीज़ रिसोर्स होती है। ठीक है, अब आप ये समझें कि ये एक टॉप लेवल मैनेजमेंट ग्रुप है। जो भी बंदा नीचे की हर चीज़ पे एक्सेस चाहता है उसको मैं टॉप लेवल पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसके नीचे एक और MG है, उसके नीचे एक और सब्सक्रिप्शन है, एंड सो ऑन। तो मैं क्या करूँगा, फ़हद को इस वाले एरिया में एक्सेस चाहिए, तो फ़हद को यहाँ दे दूँगा इस MG के ऊपर। बशीर को यहाँ चाहिए, तो बशीर को अच्छा, बशीर को यहाँ चाहिए तो बशीर को मैंने यहाँ ऐड किया और ये हो गया। ठीक, तो यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा। बाकी इन्वायरमेंटल भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अब इस मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर ये 2 जो मैनेजमेंट ग्रुप हैं ये डिफ़ाइन कर रहे हैं डेवलपमेंट सब्सक्रिप्शन को, और एक डिफ़ाइन कर रहा है प्रोडक्शन सब्सक्रिप्शन को। ठीक है, तो जो प्रोडक्शन के यूज़र्स हैं उनको मैं प्रोडक्शन के मैनेजमेंट ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जो डेवलपमेंट के उनको डेवलपमेंट में कर दूंगा। तो ये इसकी रीज़न है मैनेजमेंट ग्रुप की। तो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बन जाता है कि हाँ आपने किस तरह अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया हुआ है। बाज़ औक़ात ये भी होगा कि इंटरनल सब्सक्रिप्शन है, एक्सटर्नल सब्सक्रिप्शन है। उसमें ये होता है कि इंटरनल में कोई भी पब्लिक सर्विस नहीं बनाते आप, इंटरनेट फेसिंग, और इंटरनल में कोई भी पब्लिक फेसिंग नहीं बनाते, और एक्सटर्नल में पब्लिक फेसिंग सर्विसेज होती हैं। तो हो सकता है कोई ऐसी सर्विसेज हो तो आप फिर सब्सक्रिप्शन की बाउंड्री वहाँ भी आती है, तो आप फिर इस हिसाब से इसको डिवाइड करते हैं। अब अगर वापस मैं स्लाइड पे आता हूँ तो आप देखें कि
कॉर्पोरेट आईटी एक टॉप मैनेजमेंट ग्रुप है, उसके नीचे 3 और मैनेजमेंट ग्रुप हैं, प्रोडक्शन, डेवलपमेंट और क्यूए। तो आप देखें जो सब्सक्रिप्शन प्रोडक्शन की हैं वो सारी इस मैनेजमेंट ग्रुप के अंडर में है, डेवलपमेंट की एक सब्सक्रिप्शन है वो इसके अंडर है, और स्टेजिंग की एक इसके अंडर है, और फिर ये नीचे रिसोर्स ग्रुप्स हैं और इसके अंदर फिर रिसोर्सेज होंगी, वीएम, नेटवर्क एट्सेट्रा। ठीक है, तो अब देखें जो खुर्रम है फॉर एग्जांपल, वो टॉप लेवल के हैं, उनको हर चीज़ पे एक्सेस चाहिए तो उनको यहाँ एक्सेस दूंगा। ठीक हो गया। प्रोडक्शन के यूज़र बशीर हैं, उनको यहाँ एक्सेस दूंगा तो उनको प्रोडक्शन की सारी सब्सक्रिप्शन पे एक्सेस मिलेगा, मतलब हर रिसोर्स पे नीचे। डेवलपर कौन है? फाहद डेवलपर हैं, उनको यहाँ दे दूंगा तो वो इन सब्सक्रिप्शन को नहीं देख सकते, क्यूए का लोग इसको नहीं देख सकते। तो एक पूरा स्ट्रक्चर्ड बना दिया मैंने एक्सेस को डिफ़ाइन करने के लिए मेनली। बाकी एक चीज़ और भी है, पॉलिसी अभी नहीं ला रहा, बीच में कंफ्यूज करेगी, लेकिन पॉलिसी भी यही होती है कि हाँ कोई पॉलिसी जो मैं इस पर लगाना चाहता हूँ पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे तो वो यहाँ लगा दूँगा, कोई पॉलिसी प्रोडक्शन पे लगाना चाहता हूँ तो यहाँ लगा दूँगा। ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर रहा हूँ फंक्शन वाइज, स्ट्रक्चर वाइज, एक्सेस वाइज, पॉलिसी वाइज, बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियो। वो कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे जो भी आपकी नीड है आप उस हिसाब से बना सकते हैं और डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैं वीडियो को कंप्लीट करता हूँ और क्वेश्चन दे। अरे जी, नेक्स्ट वीडियो मैंने स्टार्ट किया है और इसमें जो हम बात करेंगे बेसिकली प्लानिंग और कॉस्ट मैनेजमेंट का चल रहा है। तो अब इसमें हमने कुछ मैनेजमेंट की बात की है, कुछ हमने जो है वो हाँ प्लानिंग और वो आ गया कि हाँ जी क्या चीज़ें फैक्टर्स हैं जो आप देखते हैं बेसिकली क्लाउड मूव करने के लिए ना। तो उसमें यूजली जो है जो चीज़ें सामने आती हैं वो आपका जो है आपकी सब्सक्रिप्शन है या आपकी डीलिंग है जो आपने की हुई है। ठीक है, तो 2-3 तरह की हैं उसमें, जैसे एंटरप्राइज कस्टमर, ये मोस्टली यूज़ होने वाले हैं। एंटरप्राइज एग्रीमेंट होता है, इसको EAP कहते हैं, नेगोशिएटेड एनुअल कॉस्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर आप एक सेट करते हैं अपना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सारा डिफ़ाइन करके कि हाँ इतना इतना है और इतनी एनुअल कॉस्ट जो है ना मैं आपकी करूँगा। तो उसके ऊपर आपको उसकी एंटरप्राइज एग्रीमेंट, मतलब ये सर्विसेज मैंने यूज़ करनी है। ठीक है, ये सर्वर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इतने सर्वर्स हैं, ये सारे मैंने माइग्रेट कराने हैं, ये कस्टमर मेरे मूव होना चाहते हैं। ठीक है, और ये इतनी कॉस्ट जो है हम आपकी जो है ना पेयर कराएं। तो उसके ऊपर क्या होता है, आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एंटरप्राइज एग्रीमेंट आप एक साइन अप कर लेते हैं और आपको एक एंटरप्राइज लेवल ऑफ एज़्योर रिसोर्सेज मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, इंक्लूसिव ऑफ लाइसेंसिंग। सही है, जिसमें मल्टीपल लाइक MSTN लाइसेंसिंग है, विजुअल स्टूडियो लाइसेंसिंग है, सही है, एज़्योर क्रेडिट है, बहुत सारी चीज़ें। जब ये मिलना शुरू होता है एज एन एंटरप्राइज तो ये बहुत बड़ी वो अचीवमेंट होती है। तो कोई भी अगर EA पोर्टल साइन अप करता है तो उसके लिए अलग एक पोर्टल मिलता है आपको, ea.azure.com। उसके ऊपर ही आप जाके डिफ़ाइन करते हैं। एंटरप्राइज एग्रीमेंट यूजली बहुत बड़ी कंपनीज करती हैं जिसके बहुत मल्टीपल कस्टमर्स होते हैं और उन कस्टमर्स के अकाउंट्स होते हैं, अलग अलग अकाउंट्स होते हैं जो मैनेज हो रहे होते हैं, और हर अकाउंट में फिर सब्सक्रिप्शंस होती हैं, डिपार्टमेंट्स वगैरह सेटअप करते हैं। वो सारा काम उस पोर्टल के अंदर हो रहा होता है। बहुत ज़्यादा वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जस्ट एक हायरार्की डिफ़ाइन हो रही होती है, उसके भी हम अगली स्लाइड पे देखते हैं। लेकिन एक अलग पोर्टल मिलता ज़रूर है उन सारे बेनिफिट्स को भी यूज़ करने के लिए, उसका पार्ट होना ज़रूरी है सब्सक्रिप्शन को। अगर कोई सब्सक्रिप्शन अलग से साइन अप की जाती है तो उसको उस EA पोर्टल का पार्ट बना दिया जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट है वेब डायरेक्ट कस्टमर। ये मेरी और आपकी तरह कोई भी नॉर्मल कस्टमर होगा जो पे एज यू गो मॉडल के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेता है और उसको जो है ना मतलब जितना यूज़ कर रहा है उतना पे कर रहा है मंथली, दैट्स इट। और थर्ड वन इज़ क्लाउड सोल्यूशन प्रोवाइडर। ये माइक्रोसॉफ्ट के पार्टनर होते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट से सब्सक्रिप्शन, माइक्रोसॉफ्ट की सब्सक्रिप्शन ये लेकर आगे आपको सोल्यूशन देते हैं और वेंडर होते हैं आपके, सही, आपको सर्विसेज भी देते हैं और इसकी बिलिंग भी सारी वो यूज़ आप कर रहे होते हैं, बिलिंग ये हैंडल कर रहे होते हैं और आप इनको पे कर रहे होते हैं। ये इज़ अ थर्ड टाइप।
डिफरेंट यानी इज़ लाइक रैक स्पेस, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन वो डिफरेंट भी हैं। कल भी किसी ने कहा था शायद, प्रॉब्ली उसका वास्ता पड़ता रहता है ऐसे सोल्यूशन प्रोवाइडर्स, यूजली माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर्स होते हैं, एमपीएन, सही है ना। और एक दो के साथ मैं भी करंटली काम कर रहा हूँ, वो भी इसी तरह है। तो लेकिन बिलिंग हैंडलिंग मोस्टली जो है ना हमारे पास ही है, जो मेरी टीम है उसके पास। बाकी कुछ फैक्टर्स हैं जो कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं, जिसमें है रिसोर्स टाइप, कंप्यूट, नेटवर्क, स्टोरेज। हर तरह की कॉस्ट अलग है। एजोर के अंदर कंप्यूट की कॉस्ट है रनिंग कॉस्ट, यानी कंप्यूट क्या है, आपकी सीपीयू और मेमोरी, तो वो जितना चलेगा उतना कॉस्ट होगा। अलग अलग उसमें एसक्यूज होते हैं, जो आप जो भी सेट करते हैं उसके हिसाब से आपको चार्ज किया जाता है। नेटवर्क की कॉस्ट इनबाउंड फ्री है, आउटबाउंड की कॉस्ट है। एजोर के अंदर जो भी जा रहा है वो फ्री है, और जो एजोर से बाहर जा रहा है उसकी कॉस्ट होती है, वो भी आप डॉक्यूमेंटेशन में हम देखेंगे, नज़र आएगी। स्टोरेज की कॉस्ट, जितना स्टोरेज कंज्यूम करेंगे उतनी कॉस्ट होगी। यानी 2 GB की फ़ाइल है, अगर आपने 2 GB का डेटा स्टोर लिया है तो वो 2 GB चार्ज नहीं करेगा। वो अगर उसके अंदर 2 GB की फ़ाइल पड़ी है तो वो 2 GB चार्ज होगा, ठीक है। बाकी हर सर्विस की कॉस्ट अलग है, VM की कॉस्ट अलग है, ऐप सर्विस की कॉस्ट अलग है, सही है, इस तरह होता है। स्टोरेज की कॉस्ट, स्टोरेज में भी 3 तरह की है स्टोरेज, ब्लॉब स्टोरेज, फाइल स्टोरेज, उनकी कॉस्ट अलग होगी। और लोकेशन वाइज भी कॉस्ट वेरी करती है। ईस्ट US में अलग होगी तो ईस्ट UA ईस्ट में अलग होगी, सिंगापुर में अलग होगी, इस तरह करके। तो क्लोजली देखना होता है कि आपने अपनी सर्विसेज कहाँ बनानी है। आइडियली रीजन डिफाइन होता है, जहाँ पर भी आपका ऑफिस होता है आपके उसके बिल्कुल नियरेस्ट जो भी एजोर का रीजन होता है आप उसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, ताकि एज सून एज पॉसिबल आप जो हैं वो करें इसको। कॉस्ट का टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, तो उसमें कैलकुलेटर को एलैबोरेट करेंगे। बाकी ये आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट ये पोर्टल एजोर ea.azure.com का, ठीक है, ये पोर्टल है। account.azure.com का एक पोर्टल होता है जिसमें आप अपने अकाउंट की जितनी सब्सक्रिप्शन हैं उनको जाके देख सकते हैं। वहाँ पे भी ऐसा कोई इतना काम नहीं हो रहा, सिर्फ देख सकते हैं आपके सब्सक्रिप्शन कि क्या चीज़ कितनी कंज्यूम हुई है, कितना किस चीज़ का रेट है। ये आप एजोर पोर्टल में भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी देख सकते हैं स्पेसिफिकली। तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है इस पोर्टल का। ea.azure.com पोर्टल का भी इतना यूज़ नहीं है, सिर्फ आप EA के अंदर यूज़र्स को एक्सेस देते हैं जाके, ताकि वो अकाउंट का एडमिन हो और उसी हिसाब से सब्सक्रिप्शन को एडमिनिस्ट्रेट कर सके। यहाँ मैनेजमेंट ग्रुप नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट ग्रुप इज़ अदर मॉडल, ये एक अलग मॉडल है, ये EA मॉडल देख रहे हैं हम, तो इसमें मैनेजमेंट ग्रुप नहीं आएगा क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन मॉडल है। क्योंकि EA के अंडर में जो सब्सक्रिप्शन ऐड होती हैं वो अकाउंट्स के अंडर होती हैं, और वो अकाउंट्स एग्रीमेंट के डिपार्टमेंट्स डिफ़ाइन करते हैं, या तो एक करते हैं या मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, और फिर अकाउंट्स, और फिर उसके अंदर सब्सक्रिप्शन होती हैं। बाकी आप इसमें देख सकते हैं कि जो एक EA अकाउंट है उसमें एक एंटरप्राइज एग्रीमेंट जो है उसके अंदर जो डिवीज़न है वो फंक्शनल हो सकती है, वो बिज़नेस डिवीज़न हो सकती है, वो जियोग्राफिकली हो सकती है, सही है। और डिपार्टमेंट्स आप उसके अंदर फिर डिफ़ाइन करते हैं, जैसे फाइनेंस, मार्केटिंग हो गया अगर फंक्शनल है तो, बिज़नेस डिवीज़न है तो ऑटो, एयर, उस पर डिफरेंट आपके बिजनेसेस हैं, या जियोग्राफिकली डिफरेंट लाई कर रहा है। फिर उसके अंदर अकाउंट्स हैं, मिसाल के तौर पे फाइनेंस का बंदा जो इसमें था वो चाहता है कि मैं एक अलग अकाउंट रखूँ या एक ही अकाउंट हो, ये आपके टोटली ये आपके बिज़नेस मॉडल पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि क्या बेस्ट प्रैक्टिस है, क्या वो है, नहीं। जो भी आपका बिज़नेस कहेगा कि अलग अकाउंट चाहिए तो अलग बनाना पड़ेगा, अलग सब्सक्रिप्शन चाहिए तो अलग बनानी पड़ेगी। रिकमेंडेशंस यही होती हैं कि अलग एनवायरनमेंट के लिए अलग सब्सक्रिप्शंस हों, अकाउंट एक हो सकता है, सही है। तो ये इस तरह है मॉडल। बाकी EA की जो है वो परमिशंस देख लें आप। EA के अंदर जो परमिशंस होती हैं वो एंटरप्राइज एडमिन है, इसमें आप देख लीजिएगा इसको, इस हिरार्की को, लेकिन इसमें जो देखने वाली चीज़ है ना वो ये ऐड सब्सक्रिप्शन की है परमिशन, कि आप देखें इसमें सिर्फ और सिर्फ अकाउंट ओनर सब्सक्रिप्शन ऐड कर सकता है। बाकी डिपार्टमेंट एडमिन, सर्विस एडमिन, एंटरप्राइज एडमिन ये सब्सक्रिप्शन ऐड नहीं कर सकते, तो अकाउंट ओनर होना ज़रूरी है। तो जो भी एंटरप्राइज एडमिन होगा
वो दूसरों को अकाउंट ओनर बना सकता है और ख़ुद को भी बना सकता है, लेकिन जब तक खुद को अकाउंट ओनर नहीं बनाएगा वो सब्सक्रिप्शन ऐड नहीं कर सकता है एजोर के अंदर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट परमिशन थी इसमें, ये देखना ज़रूरी है। बाकी ये फाइनल जो आपको एक नज़र आ रही है स्क्रीन, इसमें देखें एक एंटरप्राइज एनरोलमेंट के अंदर एक या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, एक डिपार्टमेंट के अंदर एक या एक से ज़्यादा अकाउंट्स हो सकते हैं, एक अकाउंट के अंदर एक या एक से ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस हो सकती हैं, एक सब्सक्रिप्शन के अंदर एक या एक से ज़्यादा रिसोर्स ग्रुप्स हो सकते हैं, और एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर एक या एक से ज़्यादा रिसोर्सेज हो सकते हैं। सही है, तो ये इसकी एक प्रॉपर हायरार्की है। आपका ज़्यादा जो वास्ता है ये अकाउंट आप प्रॉपर्ली ना देख सकें, ये आपको लाइव उसमें, और इसमें इतना काम भी नहीं होता, आप देख भी लें अगर तो कोई इतना वो नहीं है, सिर्फ इसमें जाके आप यूज़र ऐड कर रहे हैं और उसको अकाउंट ओनर बना रहे हैं ताकि वो सब्सक्रिप्शन ऐड कर सके, बस इतना ही काम मैंने अभी तक देखा है। बाकी असल काम यहाँ पर है सब्सक्रिप्शंस पे, और मैनेजमेंट ग्रुप भी उसमें नज़र आएंगे। तो ये इंशाल्लाह डिटेल लैब्स करेंगे तो उसमें मज़ीद ये टॉपिक्स क्लियर होंगे। बाकी कॉस्ट आ गई है और एजोर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास